सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, आजकल हमारी सीरीज़ चल रही है विद एंडेवर पाकिस्तान, where we're trying to look for the most exciting startups and businesses in Pakistan, 50 of those in fact. बड़ी मज़ेदार कॉन्वर्जेशंस रिसेंटली हमारी हुई भी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहा हूँ हिस्टोरिकली, एंड आई फील लाइक जब उस इंडस्ट्री की बात होती है, वीव हैड सर्टन कॉन्वर्जेशंस अराउंड दैट इंडस्ट्री, लेकिन कंज्यूमर्स इतना ज़्यादा उसको समझते नहीं हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। एंड मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हालांकि वो इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें बड़ा बंदा पार्टिसिपेट भी करता है, बड़े सारे लोग जो हैं वो बिजनेसेस खोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो इतनी शायद एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है पाकिस्तान में इन अ वे कि जो करंट मार्केट है उसमें वो ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। इट सीम्स लाइक कि वहाँ पे शायद फर्दर ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी। जो इंडस्ट्री है दैट इज़ फैशन, एवरीबडी इंटरेक्ट्स विद दैट, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जो वन ऑफ द रिचेस्ट इफ़ नॉट द रिचेस्ट मैन वाज इन द फैशन इंडस्ट्री, इन लग्जरी फैशन। तो जाहिर है कि इसका एक बड़ा क्लियर इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू तो है। हमें जनरली पता है हिस्टोरिकली कि रोटी कपड़ा मकान, हम हमेशा नारा भी लगाते थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान की इनहेरेंटली एक रिक्वायरमेंट है, और उसके अंदर एज इकोनॉमीज़ ग्रो तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिर ब्रांड्स भी आते हैं, वहाँ पर एक ओवरऑल जो स्केल इंडस्ट्री का होता है वो बेहतर होता है, बड़ा होता है। पाकिस्तान के अंदर एज़ वेर ग्रोइंग, हमारी 250 मिलियन पॉपुलेशन की हम बात तो करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली जो आपका मेजॉरिटी सेगमेंट था, मेजॉरिटी तबका था, वो लोकल पाकिस्तानी ईस्टर्न वेयर पहनता था, शलवार कमीज़ पहनता था। और मैं अगर तुर्की वगैरह अगर आप जाएँ तो वहाँ पे एवरीबडी इज़ वेयरिंग वेस्टर्न वेयर, एंड दैट्स वाई उनकी जो लोकल कंज्यूमर मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप कर चुकी हैं। उनके जो LCY की इस तरह के ब्रांड्स हैं वो ग्लोबलाइज हो चुके हैं। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं थी, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई जो आपके वेस्टर्न वेयर ब्रांड्स यहाँ पे थे भी, वो एक बड़ी छोटी 3-4% ऑडियंस को रीच आउट कर रहे होते थे। दैट इज़ नाउ बिगिनिंग टू चेंज विद टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। अ लॉट ऑफ यंग पीपल जो कि मिडिल क्लास में हैं, इवन लोअर मिडिल इनकम में हैं, दे आर ग्रोइंग अप एस्पायरिंग टू वेयर वेस्टर्न वेयर, जो कि वेस्टर्न वेयर उसको हम कहते हैं, अब तो खैर पूरी दुनिया में लोग वही पहन रहे हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग वेरी वेरी रैपिडली। बहुत सारे नए इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, and one of those is with us in this conversation as well. But before I get into that, Endeavor Pakistan, जिनके साथ हमने partner किया है, to know more about what these guys do, we've added a link in the description. You can check them out and know more about. Again, ये लोग ना आपसे equity लेते हैं, ना ये technically funding नहीं देते, लेकिन they help startups grow in incredible ways. पूरी globally इनका एक infrastructure exist करता है, global company है, उसका पाकिस्तान ऑफिस exist करता है, और जो पाकिस्तान के startups हैं उनको वो ग्लोबली एक्सपोज करके बड़ी बड़ी $1 billion कंपनीज, $1 billion फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, VCs, उनसे कनेक्ट करके दे हेल्प देम ग्रो। साथ ही आई वुड लव टू गिव अ शाउट आउट टू दफ्तर ख्वान, जहाँ पर हमारी जो लाहौर की जितनी भी एपिसोड्स हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। देव प्रोवाइडेड द स्टूडियो फॉर दिस स्पेस। दफ्तर खान इज़ अ को वर्किंग स्पेस। अगर आपने उनके बारे में मजीद जानना है, लाहौर कराची में वो एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक है, यू कैन चेक दीज गाइज आउट एज वेल। बट नॉनदलेस आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब ज़फ़र साहब, हु इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ फिटेड, विच इज़ ए वेस्टर्न वेयर ब्रांड। पिछले 8 साल से ये चला रहे हैं, अब उनका स्केल काफ़ी बड़ा हो चुका है। पर्सनली रिसेंटली मैंने खुद भी इनसे ख़रीदा, एंड आई वाज एबल टू इंटरैक्ट विद इट, आई वाज एबल टू सी देयर कस्टमर सर्विस, एंड विल स्पीक मोर अबाउट दैट एज वेल। Despite the best efforts of governments to move the world apart, entrepreneurs are bringing us closer together as we see innovation literally everywhere. The reason I love Endeavor so much is you realize that you could create something anywhere. Companies can also come from anywhere. It can come from Brazil, it can come from Mexico, it can come from Istanbul. If you're ambitious, go to Europe, get a job, or to the US. But you're mega ambitious, stay home and build. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. मुनीब भाई, सबसे पहले तो thank you for taking the time out and joining us on the show. Thank you so much, Muzammil. Thank you for having me here, and I really hope the podcast adds value to your channel and your audience. I'm glad to see you. Before we get into fashion, before we get into this business that you started,
I want to understand a bit about you. Where were you born? Early life आपने कहाँ पे गुजारी? Education कहाँ से ली? And what compelled you to start this business? Yeah, so my father was in the government service, so I was actually born in Rawalpindi. So, but I did my schooling from Lahore, or I did my O and A levels from Beacon House. उसके बाद I actually, you know my story a little bit. So I went to LSE. And लेकिन I had applied for a visa for university in Canada. So I started my semester, लेकिन फिर मेरा visa आ गया, and for the January intake I went to Canada. I stayed there till June, जो obviously summer break होती है, उसमें I came back and I just didn't feel like going back. I just wanted to stay in Pakistan, and that's how I enrolled in FC College at that time. Or I did my graduation finally from FC College in business management. Interesting. Tell me a bit about Canada. It's a very interesting thing because A, लोग तरस रहे होते हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए. B, it's a costly endeavor. आप $15,000-20,000 $1,000 भी लगाते हैं तो you know it's a dent in anybody's finances. And then thirdly, very interestingly, I actually had a very close friend जो कि इसी तरीके से कनाडा गया और वहाँ पे कुछ अर्सा गुजारने के बाद वापस आ गया. And you know he said कि मैं डिप्रेस हो रहा था, मुझे अपने घर वाले याद आ रहे थे. I've never heard about something like something similar जो कि यूरोप से हो या अमेरिका से हो. तो क्या मसला है? कनाडा अपन होती है. No, it's not about environment का मसला है. It was not about Canada. It was actually about like वहाँ जाने के बाद और foreign country में I just realized कि I'm doing undergrad और जो मेरे envision और जो मेरे ambitions थे life के obviously they were always more towards entrepreneurship, and that's where I realized कि ठीक है वो अपनी जगह पे, पर जितने मेरे colleagues हैं मेरे साथ जो study भी कर रहे हैं obviously they are here to stay forever, and if you are there to stay forever then जो आप fund भी कह रहे हैं हर चीज़ कह रहे हैं then it makes a lot of sense. But if you are willing to come back after graduation, I honestly don't think for undergrad I don't think it's worth it. So it was good that I realized earlier. I was confident back then that it was the right decision, and I'm still very confident about it. It's an old story now, obviously, but still. उस वक्त घर वालों ने ये नहीं बोला कि भाई तुझे अब ख्याल आया $20,000 लगाने के बाद? Yeah, of course. I don't know मैंने उन्हें कैसे convince कर लिया, वो कैसे convince हो भी गए इसके लिए. But I think overall, it was the right decision to stay here, to continue here. I think अभी भी मैं लोगों को यही भी कहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो मिडल ईस्ट और इन कंट्रीज़ में जाते हैं ऑब्वियसली फॉरेन पे कि दे हैव टू सेल मनी बैक. दैट मेक कंप्लीट सेंस, एब्सोल्युटली कंप्लीट सेंस. बट इफ़ यू फाइंड कि यू हैव वैल्यू हेयर एंड देन यू गो आउटसाइड, आई थिंक यू कैन डू अ लॉट हेयर एज वेल. एक सेइंग है ना कि I'd rather be a big fish in a small pond than being a small fish in a big pond. So obviously Pakistan has immense value in it. Pakistan has immense potential. और जैसे आपको पता भी होगा ग्रेजुएशन है यहाँ पे बहुत ही कम लोग कर पाते हैं एक्चुअली, अगर हम परसेंटेजेस टर्म में देखें ना 1 या 2%. सो अगर आप ऑन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो अपॉर्चुनिटी आपको बेशक कम लगे, बट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन्स के अगर आपने मास्टर कर लिया फिर तो आप ऑब्वियसली आप और कम पूल में आ जाते हो. तो पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मार्केट बहुत बड़ी है. थोड़ा क्लीशे हो चुका है अब जो हम बार बार सुनते हैं कि यूथ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट दैट्स अ रियलिटी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ है. और एक ख़ास बात यहाँ पे है कि पीपल लाइक टू स्पेंड हेयर. जब भी इकॉनमी डाउन भी होती है तब भी लोग इस तरह की तारे होते हैं ना कि यार आप रेस्टोरेंट चले जाओ वो फुल है, शॉपिंग मॉल्स फुल हैं. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी दे हैव इन देयर पॉकेट, इट्स देयर इंस्टिंक्ट. दे लाइक टू स्पेंड हेयर. सेविंग भी करते हैं ऑब्वियसली, बट पीपल लाइक टू स्पेंड. और जैसे हम अमेरिका के देखते हैं ना, दे लिव फ्रॉम पे चेक टू पे चेक. आई थिंक पाकिस्तान के लोग भी ऐसे ही होते जा रहे हैं. दे आर they like freedom in terms of spending as well. Credit card की penetration यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. So obviously it's a part of it कि the economy is growing, it will grow inshallah. The youth is here and one way or the other you see तो यहाँ के shopping trends बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं. Players इसलिए जो आपने start में कहा था कि players यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो obviously players भी इसलिए हैं कि buyers भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा. So Pakistan has a lot of potential. Makes sense. And just to give you guys context again, मैंने start में थोड़ा लंबा हो रहा था तो मैंने मज़ीद नहीं दिया. बट जनरली मैं जब इंडस्ट्री को देखता हूँ ना तो मैं मेरा एक दोस्त है ChatGPT, उसके पास मैं जाता हूँ और जाके उसको हमेशा बोलता हूँ कि यार भाई तू अवेलेबल रिसोर्सेज निकाल और मुझे बता के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है. तो ChatGPT भैया कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो टोटल आपका इस वक्त कंज्यूमर, ज़ाहिर हम बात तो करते हैं कि यूथ है, ये है वो है, बट जो आपके डिफरेंट स्टडीज़ एग्जिस्ट करती हैं अराउंड मिडिल क्लास, अराउंड पोटेंशियल कंज्यूमर, दैट इज़ जो आपकी टोटल पोटेंशियल फैशन इंडस्ट्री के लिए जो एड्रेसेबल मार्केट है वो 40 to 90 मिलियन अडल्ट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन किसकी आप स्टडी उठाएं और किसको आप कंज्यूमर क्लास में ऐड कर सकते हैं.
और जो रेवेन्यू पोटेंशियल 2025 का वेस्टर्न वेयर का पाकिस्तान के अंदर बताता है, वो ये कहता है कि जी 1 to 2.5 बिलियन डॉलर्स. नाउ दैट्स एन इनक्रेडिबल नंबर, बिकॉज अगर मैं PKR में करूँ, पाकिस्तानियों को तो जीरोज़ ही नहीं समझ आएंगे. दैट्स अराउंड 250 से 300 अरब रुपए जो कि इस इंडस्ट्री ने जिसकी वैल्यू क्रिएट करनी है. एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट. अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करते हो विद द नेक्स्ट 10 years, this is supposed to grow multiples of this. So it's a very real industry. In my opinion, people don't even realize आज से 10 साल बाद क्या landscape होगा और किस scale पे होगा. That's completely different altogether. And that's what I want to understand. Look, you did not, a lot of these जो मुझे सबसे exciting players लगते हैं ना, पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा young लोग, आपने भी बताया कि बाहर जाने का constantly सोच रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बस निकल जाएं, whatever. पाकिस्तान में opportunity नहीं है. Interestingly, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली देखें, मैं टेक्सटाइल को देख रहा था तो मेरे पास 2 बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आई. एक्चुअली 3 बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आई. मुसद्दिक ज़ुल्करनैन जो इंटरलूप वाले हैं, पहले उनका फैमिली बिजनेस नहीं था, 90s में स्टार्ट किया, आज सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं. स्टाइल टेक्सटाइल वाले 90s में शुरू किया, पहले एक्सपीरियंस नहीं था, सबसे बड़े हैं. यूटोपिया डील्स वाले टेक के लोग थे, जॉब पेशा, उन्होंने शुरू किया. नाउ देर ह्यूज, लाइक देर hundreds of millions of dollars का वो बिजनेस कर रहे हैं. And then similarly, you didn't have a family business background, right? And so you graduate in 2011, 12, I'm assuming? 15. 15. Yeah. So you graduate in 2015. What brought you to के यार, अच्छा आपने कहा कि मैंने entrepreneurship का कीड़ा था, लेकिन entrepreneurship हवाई फायर पे नहीं होती, right? उसमें आपको सर्टन एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, एक आपको एक सेंस बनानी होती है कि यार मैं किस इंडस्ट्री में जाऊँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा. तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? कोई जॉब्स वगैरह आपने की? हाउ वर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि यार मैंने फैशन में घुसना है, मैंने इस तरीके से बिजनेस सेटअप करना है और मैंने इस तरीके से ग्रो करना है? सो एंटरप्रेन्योरशिप वाज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, बट आई हैवंट डिसाइडेड. ज़रूरी नहीं था कि मैंने आज से ही करनी है या ग्रेजुएशन के फ़ौरन बात करनी है, बट सम पॉइंट इन टाइम आई जस्ट वांटेड टू डू इट. सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड, तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी दैट वाज एट bricks.pk. इट वाज अ स्टार्टअप, जस्ट लाइक उस टाइम पे शायद मुझे आपको याद हो kemu.pk और इस तरह के थे. बिल्कुल. सो इट वाज मोर रिलेटेड टू zameen.com एंड आई वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट एम्प्लॉयज़. सो आई अप्लाइड टू ऑल MNCs एंड एवरीथिंग, बट फ्रेश ग्रेड उस टाइम पे हुआ नहीं. आई जॉइंड bricks.pk एंड मोर और लेस माई जॉब वॉज एज अ सेल्स पर्सन. सो आई वाज गोइंग door to door doing sales, meeting different vendors, trying to sell them, bring them on board. It was like a 4 to 6 months का वो पूरा था process. I never liked being a salesman, I'll tell you very honestly, but when I look back now, I think that was one of the most profound experiences of my life. There was like so much learning at that point in time, but I was continued trying to switch to some other job. I continued to apply to different places, and जो मेरी second job थी, that was actually at an advertising agency. There I stayed for a bit longer time. वहाँ भी मैं client servicing में था, और that was called Bremers. I'm very sure you are up with it, right? So Bremers की जो peak थी मुझम्मल, वो it had the peak, like the peak of Bremers थी ना, of digital marketing. And Bremers, if I remember this correctly, Bremers was huge with the Sana Safinas and the fashion brands. Is that correct? Not really, but उसकी umbrella इतनी बड़ी थी Bremers की, so it was like a 360-degree agency. अब obviously सारी agencies ही अपने आप को ऐसे कहती हैं, but it was like कि वो आपको e-commerce solution भी देंगे, वो आपको WordPress solutions भी देंगे, SEO भी देंगे, creative agency भी देंगे, you name it, and they had a complete solution. So उसमें ये था कि जैसे there was one of my client was PSL. So we were giving so many services to PSL. It wasn't just related to creative agency. We were just giving them so much. और brands भी ऐसे थे कि वो Bremers के पास इसलिए आते थे क्योंकि they wanted a complete solution under one roof. अब जैसे मैं डिफरेंट एजेंसीज वगैरह को देखते हैं, अब जैसे फैशन का आपने बताया बहुत स्टार्टअप्स हैं, अब एजेंसीज ही बहुत ज़्यादा स्टार्ट होती हैं, बट दे आर ऑलवेज आफ्टर क्लाइंट्स. ब्रेमर्स की जो पीक थी उसकी बात ये थी कि क्लाइंट्स वर आफ्टर अस. Or it was a great thing and a great company to be part of. There was a massive learning experience. There were like so many clients, local, कुछ international भी थे. So it was amazing. Bremers was amazing. So वहाँ पे ऐसे था कि I realized कि digital marketing और उस टाइम पे जो boom आ रहा था, so e-commerce was something है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा नए स्टार्ट कर रहे थे. कुछ big players थे जैसे दराज है, ईलो जैसे एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स इस तरह थे, बट इट वॉजंट दैट कॉमन, इट वॉजंट दैट पॉपुलर, इतना लोगों को पता नहीं था. एंड आई हैड अ थिंग फॉर मेकिंग गुड ड्रेस शर्ट्स. आई डिडंट नो हाउ टू मेक दैम. आई हैड टू आउटसोर्स इट, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक
some really great shirts. तो उसी दौरान during job मैंने कुछ research वगैरह की, and I finally found a way of making a product, a good dress shirt which I thought कि is sellable. We can sell it and down the line we can scale it as well. और उसी में ऐसे हुआ कि चूँकि मेरी obviously background उस वक्त advertising और e-commerce से चल रही थी, so then I actually started, we can sell it online, but I never actually wanted it to be known as an online brand, online seller or online brand. I just wanted it to be a good shirt maker. So that is the idea of it and how it started. So no single point, continuously small different ideas and execution, testing, revolving, और continuously उस तरह का loop था जिसके बाद Fitted came into being. Nice. And I want to know more about Fitted की journey, but before that you said a couple of things and I want to expand on that. पहले आपने कहा sales मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाह रहा था, but it taught me a lot, and I feel like that's a very common वो कि लोग कहते हैं कि यार सेल्स की जॉब तो फारग जॉब होती है, ऑफिस जॉब होनी चाहिए टाइप इस तरह से. What did you not like initially? What did you not like about sales, and why did you not want to do it? Maybe because of that age, now I'm very well equipped to handle failures. At that point in time, failures, rejections, और उस टाइम के और sales के जो failure और rejections होते हैं, they are not like the boardroom failure or rejections. Like it's much more than that. So और उसके बाद continuous follow up करना, knowing the answer. But it's a job. I mean, so उसका ऐसे था कि I liked it. That's why I joined it. But it wasn't like कि I always wanted to be like a salesperson. कहीं ना कहीं तो ग्रो करना था, बट इट वॉज डिफरेंट. व्हेन आई मूव टू द नेक्स्ट जॉब देन आई रियलाइज्ड कि यार इसका कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और कितना ज़्यादा लर्निंग इससे थी, जो अगर मैं 50 डिग्री शायद और भी कर लूँ तो भी कभी यहाँ तक ना पहुँच सकूँ. इट वॉज सो इन डेप्थ, इट वॉज सो रियल, इट वॉज सो ह्यूमन, इट वॉज सो साइकोलॉजी बेस्ड, एंड एट द सेम टाइम इट वॉज सो मच numbers based as well. So, interesting. And so what were those learnings, if I were to ask you? Human psychology, brands वगैरह हम different चीज़ें वगैरह देखते हैं. यहाँ पे आपने अभी भी देखा होगा पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी, इवन बिग मार्केटिंग कंपनीज भी ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स को जो होता है बहुत ज़्यादा इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करती हैं, सेम समझती हैं. बट सेल्स को हार्ड ऑन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सेल्स को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अभी जैसे कोई CEO भी है किसी भी कंपनी का, सो जितना मर्जी उसको कॉम्प्लिकेट कर दें, बट द रियलिटी is CEO has only 2 jobs. One is to do sales, because that is something that solves everything. That literally solves everything. I mean, doesn't matter you have high rents, doesn't matter you have high paying resources, doesn't matter you are having a climate change or external factors, nothing. Everything is swept under the carpet as long as your sales are good. And the second thing is do the product development. So understanding sales, how it's done, how you can loop in the customer, how many times you need to follow up, what's the right thing to do, how can you satisfy the customer and bring him back. क्योंकि एक business जितना मर्जी successful हो, उसकी backbone हमेशा repeat customers होती है, returning customers होती है. उसका नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स भी हमेशा प्राइमरली मेजर कंपनीज का हमेशा रिपीटिंग कस्टमर्स होता है. सो सेल्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग. सो दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ था. आई वोंट से कि एग्जैक्टली मिल गया था, बट आई जस्ट रियलाइज कि सेल्स इज़ मोर और लेस, सेल्स इज़ एवरीथिंग. सिमिलरली हम एजेंसी की भी बात करें उसके बाद, तो उसके भी जो बिजनेस डेवलपमेंट होती है विंग, किसी भी एजेंसी का सबसे बड़ा जो विंग या सबसे इंपॉर्टेंट विंग हमेशा क्रिएटिव एजेंसी से भी ज़्यादा मैं कहूँगा वो बिजनेस डेवलपमेंट का होता है. क्लाइंट्स आते हैं जाते हैं, बट एज लॉन्ग एज आपका लूप बिजनेस डेवलपमेंट की साइड से स्ट्रॉन्ग है, यू विल रिमेन इन गुड प्लेस. Right. Were you exclusively in business development, or were you also participating in the digital marketing side? For the first job, the sales job, it was just a start of 5 to 6 people. So I was just looking after sales, and I think everybody was looking after sales there. No, but yeah. So what about Brammers? जहाँ पर आप I was in client servicing. So client servicing कैसे कि there's a client, he needs to get something done from the agency. So you sit at the agency, but you do actually are kind of a bridge between the client and the creative team, and get the things done on time as per client requirements for the team. थोड़ी सी ungrateful job भी होती है, because the team thinks यार आप क्या करते हो, but it's a tricky job, I tell you. It's a tricky job. No, trust me, I'm in this industry. I think सबसे ज़्यादा जो काम को प्रोडक्शन लाइव करवाने का काम है ना, वो क्लाइंट सर्विसिंग वाले का है, जिसने दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करा कर करना कि भाई निकालो और आगे जाओ, वरना वो अपने उसमें पड़े रहते हैं. So my understanding is that because you were in client servicing, you actually got a deeper insight on how digital marketing works and how you can actually convert your sales experience into a more digital focused experience and actually convert audiences. Yeah, I mean, वो कहते हैं ना कि not knowing how to play the violin,
but knowing how to run the orchestra. So I just understood कि यार this thing can be done like this way. फिर ये जो product है जिसपे मैं working कर रहा था, this can be made in this way. So till now we make a lot of shirts now. We have mashallah, by all God's grace, we have massive productions now, but still, I mean, I'm in the learning process. I don't know how to make, but I know how to make good shirts, get it done in the price that we want, in the kind of requirements that we need. So obviously, you know कि sales और जैसे मैंने आपको बताया था कि team wise और चीज़ों को get things done और उनको orchestra को run करना, I think many a times वो ज़्यादा important होता है rather than you know knowing how to make a product or do something or do the digital marketing. But हाँ ऐसा था कि digital marketing जैसे मैंने जब start भी किया था Fitted, तो ऐसे था कि I was really low on budget, so obviously digital marketing वगैरह मैं सारी खुद देखता था, but मैंने खुद लर्न कर ली थी. लर्न बहुत इजीली इसलिए कर ली थी क्योंकि उसकी जो मेरी बैकग्राउंड थी वो खुद एजेंसी से थी. तो सिमिलरली मुझे फोटोशॉप और अडोब प्रीमियर और इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो नहीं आते थे, बट मैं खुद उनको काफ़ी यूज़ करता था. क्रिएटिव्स और यू नो कम्युनिकेशन में मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा बिलीफ है किसी भी ब्रांड के हवाले से, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा खुद वर्क करता था, खुद सीख के. सो this was how it is. I knew how to get things done, more importantly. Interesting. When you started this, Yeah. was it just like यार मैंने बिजनेस करना है, मैंने फैशन में जाना है, मैंने टी शर्टें बनानी है या बटन शर्ट्स बनानी है, या was it more personal कि यार मैंने बटन शर्ट्स पाकिस्तान में अच्छी नहीं मिल रही, you know, can I create a good quality button shirt and then see if I can sell it? Like, what was the origin story? What compelled you to do this? To be very honest, I would say it was personal. I didn't see the market size at that point in time. वो जो होता है ना एक standard book of practices जो follow करनी चाहिए, या आप कह लो कि बहुत अच्छी market research करनी चाहिए. It's just one step to the other. I made some good shirts and I thought that they can be sold, but it wasn't like I had a thing for fashion. It's not my passion, but I'm generally a passionate guy in life. So I did it with immense conviction and immense passion that I knew that it would work. क्योंकि जैसे अभी भी मार्केट के बारे में भी कहते हैं ना कि there is always the market for the best. So I just realized that this is something that can be sold. It wasn't like I'm going to make something that has to be sold. I just came to a product के मुझे करते करते loop में observing, creating, testing, refining में करते करते I just made a product which I knew that this would sell, and this can have repeat customers. I can actually you know make more customer base and make a market of my own at that point in time. That was the thought behind it. Not really कि यार मार्केट कैसी है, कितनी बड़ी है, कितना पोटेंशियल है, मैंने तो करना ही है. वो जो स्टार्टअप वाले सारे के सारे लगे होते हैं No, ना it कि wasn't like that. 10 कीवर्ड्स और नो रेवेन्यू. मुझे ये बताएं कि नो शेडेड एनीवन. मुझे ये बताएं कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द स्केल एट विच यू गाइज आर ऑपरेटिंग. तो आपके कितने डिफरेंट SKUs बनते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन लाइन है, आर यू आई मीन आउटसोर्सिंग योर प्रोडक्शन, या how much of that is vertically integrated, right? Because वो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो हैं वो कुछ लोग तो जो है ना बिल्कुल चाइना से माल मंगवा रहे हैं, वहाँ से वो ढूंढ ढांड के वो आई थिंक लामा है या कौन सा है जो कि प्योरली बस जा रहे हैं, जा करके वहाँ से उठा करके डिफरेंट SKUs घुमा करके ले आते हैं. देन देर आर पीपल जो कि वो थान का कपड़ा उठाते हैं, ढूंढते हैं अच्छा कपड़ा, उससे कुछ डिज़ाइन करते हैं, निकालते हैं. देन देर आर पीपल जो कि फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, अपना फैब्रिक बनवा रहे हैं, उसके ऊपर अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने कलर्स के हिसाब से चीज़ें बना रहे हैं. ऑब्वियसली जो ये थर्ड वाली मैंने चीज़ बताई है दैट मेक्स इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा SKUs करने हैं, डाइवर्सिटी डालनी है, तो उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और उसके मसले आ जाते हैं. सो इस वक्त आप लोगों का प्रोसेस क्या है इन टर्म्स ऑफ sourcing and how vertically integrated are you, and give me some numbers on the number of orders, the total number of SKUs जो आपके overall आते हैं. सो मुज़म्मिल एक्चुअली जैसे भी आपने बताया था कि कोई कहीं से ले आता है, कोई कहीं से ले आता है, दिस इज़ ऑल फाइन एज लॉन्ग एज द थिंग्स वर्क, दे आर परफेक्टली फाइन. हमारा ये कि एज ऑफ नाउ देयर इज़ वन लाइन दैट वी स्टार्टेड इन 2018-2019 एंड दे वर लाइक द पोलो शर्ट्स. सो फ्रॉम बीइंग हाईली फॉर्मल वी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स बेसिक कैजुअल पोलो शर्ट्स एंड दे हैड वेरी गुड रिस्पॉन्स. उसका ऐसे है कि उसमें जैसे भी आपने एक चीज़ बताई है, 3 डिफरेंट तरीके से जो लोग काम करते हैं, इसमें से फोर्थ जो है ना जिसको हम अगर करें तो वो हम करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग. So we try to find the best product available in the market and we try to reverse engineer it.
एंड दैट इज़ वेयर वी ट्राई टू रीच इट. और काफ़ी दफ़ा उसमें हम पहुँचते थे, कभी नहीं पहुँचते थे, काफ़ी दफ़ा क्लोज आके रह जाते थे, बट दैट इज़ वेयर वी ट्राई टू अचीव जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, जो हमारी ड्रेस शर्ट्स हैं और जो हमारी पोलो शर्ट्स हैं. इसके अलावा जो आप पूछे थे टोटल SKUs, तो वो अब हमारे 500 to 1000 के बीच में अराउंड इस रेंज में हमारे ऑलमोस्ट जाते हैं अब इतने SKUs हमारे. बट ये कि हमने खुद डिवाइडेड रखा हुआ है कि कौन सा हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है. तो जो 2 लाइंस मैंने आपको बताई हैं मुजम्मिल, दे आर कोर कॉम्पिटेंसीज हमारी. ये हम अपने सारे कंट्रोल में रखते हैं, इनकी सारी चीज़ें फोकस करते हैं. लेकिन इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो हम कम्प्लीटली उनकी जो परचेजिंग और बाइंग है, जो आपने बाकी डिफरेंट मेथड्स बताए थे, काफ़ी दफ़ा उनमें से ही हो रही होती है. बट यू नो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. एक फैशन ब्रांड के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इट्स द कैटलॉग, कि आपके पास क्या क्या है, कैसा कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है. बट यू नो तो हैविंग अ कंप्लीट कैटलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैशन रिटेल ब्रांड. तो वो आपको चाहे चाइना से मिल जाए, आप लोकली उसे सोर्स करो, आप खुद बनाओ, बट द कैटलॉग शुड बी कंप्लीट. अभी जैसे आपने इंटरलूप और स्टाइल और इनकी बात की थी, तो इनके जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं ऑलमोस्ट वो नाइकी, एडिडास आ जाते हैं, एंड दे मेक स्वेटशर्ट्स एंड हुडीज फॉर देम. बट अगेन दैट इज़ नॉट द कोर प्रोडक्ट ऑफ नाइकी. सो वो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लेवरेज भी दी होती है. बट यू नो जो उनका कोर प्रोडक्ट है, स्नीकर्स एंड जॉगर्स, दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट. इवन वो चाइना में बन रहा हो, वियतनाम में बन रहा हो, इंडोनेशिया में हो, बट दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट. देयर टीम्स आर देयर एवरी डे. सो आई थिंक अ ब्रांड जब भी थोड़ा सा स्केल करे ना, तो करना तो हर ब्रांड में माशाल्लाह होता है, ज़रूरी भी होता है एक ब्रांड की सर्वाइवल, एक कंपनी के सर्वाइवल के लिए. बट इट शुड मेक मार्क द लाइन्स कि यार ये हमारा कोर प्रोडक्ट है, इसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. ये वाला है, दे शुड बी गुड, लाइक दे शुड बी गुड इनफ. राइट. सो दैट मीन्स कि जो आपकी पोलोज और बटन शर्ट्स हैं उसका आप लोग फैब्रिक लेवल के ऊपर आप कंट्रोल कर रहे हैं. फैब्रिक लेवल के ऊपर, चाहे वो सोर्स हुआ हो, चाहे हमने उससे खुद बनवाया हो, बट वो उसकी कंट्रोल हम बहुत ज़्यादा उसके हाइज होते हैं हमारे. राइट. एंड हाउ मच ऑफ दैट इज़ पाकिस्तान? सो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि a lot of businesses have started to go towards China. एंड अगेन उसकी रीज़न बड़ी क्लियर थी कि अगर आपको वॉल्यूम्स चूँकि वो पाकिस्तान में अभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर आपको डाइवर्सिटी चाहिए तो आपको डेफिनेटली एक बड़ी मार्केट में जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान में आपको वो डाइवर्सिटी उस तरह से नहीं मिलती. इन योर केस, चाहे वो आप डायरेक्टली फैब्रिक बनवा रहे हैं, चाहे आप लेट्स से थान उठा रहे हैं, इज़ दैट लोकली सोर्स्ड और इज़ दैट सोर्स्ड फ्रॉम ऑल अक्रॉस? नहीं, लोकल सोर्सिंग हमारी बहुत कम है. सो आइदर वी मैन्युफैक्चर द फैब्रिक आवरसेल्फ or otherwise it's imported. I would say that's a split between 80-20. So 80% is locally sourced and 20% is sourced from outside Pakistan. इंटरेस्टिंग. अच्छा, इसमें ना मेरी थोड़ी सी जो पर्सनल रिसर्च है वो थोड़ी पुरानी है. इंटरेस्टिंगली 2017 की है. छोटी सी मैं एक स्टोरी भी आपको सुनाना चाहूँगा. तो 2017 में ना मैं 2000 तकरीबन 12-13 से मैं बटन शर्ट्स पहन रहा हूँ और बड़े शौक से पहन रहा हूँ. मैं यूनिवर्सिटी होता था तो उस वक्त लोग आके सारे कहते थे कि यार तू पागल है, इतना फॉर्मल होकर आया हुआ होता है. वो टी शर्ट्स वाले सारे मेरे दोस्त थे. मुझे बड़ा शौक था, मैं बटन शर्ट्स ही पहनता था. और मैं जनरली जो पहनता था वो मैं सेल से उठाता था, कोई मैं रिटेल नहीं उठा रहा होता था, लेकिन मैं रैल्फ लॉरेन की पहनता था. अब रैल्फ लॉरेन की बड़ी पर्टिकुलर क्वालिटी है और वो शर्ट चलती है. वो आप उसको अगर जितना भी दफ़ा भी धो लेना तो वो 4-5 साल बड़ा अच्छा निकालती है. तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ टेक कंपनी और मैं बटन शर्ट पहन के जा रहा था. तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब उस टाइम के ऊपर मेरी अब सैलरी 60,000, रैल्फ लॉरेन की शर्ट जो है वो 20,000 की आती थी. तब तो वालिद साहब के खर्चे से जो अपने खर्चे पे बंदा जाता है ना, तो सेंस पड़ती है कि यार ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है. मैंने कहा यार पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें बटन शर्ट्स क्यों नहीं बनती. खैर मैंने भी आपकी तरह ना एक बिज़नेस बनाने की कोशिश की. मैंने कहा यार हम एक बटन शर्ट का बिज़नेस बनाएंगे. बैक ट्रैक करना शुरू किया, पता लगा जी नौशेरा में थान आते हैं और वहाँ से जो है ना आप या तो थान लें और उससे बटन शर्ट बनवाएं. दूसरा तरीका क्या है कि जी आप जो है वो ये वज़ीर टेलर टाइप्स हमारे जो लोकल टेलर्स होते हैं उनके पास जाएं और उनसे कहें कि जी उनके पास वो इटालियन और डिफरेंट टाइप का क्लॉथ आया हुआ होता है, उससे क्लॉथ पीस से बना लें. बट उसका भी जनरली मेरे एक्सपीरियंस में या तो बहुत ही सुपर फॉर्मल है, जो आपकी बिज़नेस कैजुअल वाली शर्ट्स हैं ना वो नहीं बन पाती. तो एनीवेज़ पता ये लगा कि यार फैक्ट्रियाँ होती हैं. अब हमने जो है वो देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, हम तो 5-6 यूनिट बनाना चाह रहे थे, मैसेज करें कोई रिस्पॉन्ड ही ना करे, वो तो सारे एक्सपोर्ट को फोकस करते हैं. आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट बट इट्स अ हैक, लोग उससे शायद कुछ सीख लें. मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जो कि ना मैं एक टेक कंपनी में था एंड आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ अ वेरी फेमस कार कंपनी. और यूरोप में एक कंट्री से वो कंपनी है. तो मुझे ना वो ईमेल एड्रेस मिला हुआ था muzammil.hasan@thatcarcompaniesname.com. अब मुझे पता लगा यार एक कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है इधर लाहौर में होती है और ये लोग जो है ना वो बटन शर्ट्स वगैरह का फैब्रिक बनाते हैं. तो मैं खैर मैंने पहले तो उनको डायरेक्ट मैसेज किया, कोई रिस्पांस नहीं.
फिर मैंने उस ईमेल एड्रेस है ना, उसका जो फाउंडर था उसका बेटा भी पढ़ के बाहर से आया था, तो मैंने उसके लिंक्डइन में ढूंढा, उसका मैंने ईमेल एड्रेस निकाला, उसको मैंने ईमेल की, मैंने कहा जी, और मैंने बोला नहीं कि मैं उस कंपनी के लिए सोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इंसिन्यूएट ऐसे ही किया। मैंने कहा जी मैं जो है ये स्वीडन में होता हूँ और मैं जो है, हम जो हैं वो बटन शर्ट्स बनवाना चाहते हैं और हम जो है ना बांग्लादेश से सोर्स करते रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान से सोर्स करें। खैर अल्लाह करना ऐसा हुआ, हमें वो मीटिंग भी मिल गई, वो लाहौर में, उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, हम गए, उन्होंने पूरी फैक्ट्री का टूर दिया, हमें पता लगा, तो सारा कुछ मुझे उस वक्त पता लगा कि चलता किस तरह है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहला तो जो जनता के लिए है कि बड़े सारे सोशल इंजीनियरिंग हैक्स होते हैं, अगर आप बाउंड्रीज बना लेना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करने वाले हुए तो आप घूम घुमा के कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। मैंने उसको इस वजह से परस्यू नहीं किया बिकॉज मुझे ये पता लगा उस टाइम के ऊपर, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर, आई एम नॉट श्योर ये क्या कहलाते हैं, निटेड होता है कि जो आपका हुडीज़ और टी शर्ट्स और पोलो शर्ट्स वाला फैब्रिक है, लेकिन जो आपकी ड्रेस शर्ट वाला फैब्रिक है पाकिस्तान का, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और जब उनको मैंने दिखाया, मैंने कहा जी ये मुझे, जिस तरह रैल्फ लॉरेन का आप देखें, ऑक्सफर्ड्स हैं, ये हैं वो हैं, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा यार आपको पाकिस्तान में इसमें प्रीमियम क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो प्रीमियम क्वालिटी है उसकी अलग मार्केट्स हैं, और पाकिस्तान में आप ग्लोबली भी जाएंगे तो आपको बड़े ब्रांड्स की हुडीज़ मिल जाएंगी, आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। सो आई एम क्यूरियस कि आपका ज़ाहिर है जो पोलो का, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसका आई एम श्योर मार्केट में फैब्रिक भी अवेलेबल होगा, जिस फैब्रिक के ऊपर आप लेकर उसको अपने हिसाब से आप कलर करवा लें, अपना लोकलाइज कर लें। लेकिन बटन शर्ट्स को आप कैसे कर रहे हैं? क्या वो कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है? क्या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी उस टाइम के ऊपर इन टर्म्स ऑफ द लोकल फैब्रिक दैट इज़ अवेलेबल? हाँ मुज़म्मिल, एक्चुअली ऐसा है कि 2017 तक तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। 2020 में जब कोविड आया था ना, तो उससे पहले तो हम सारा इंपोर्टेड में कर रहे थे, जो हमारी ये वाली लाइन थी। लेकिन 2020 में ज़रा इंपोर्ट भी स्लो हो गई थी, काफ़ी बाहरी कंट्रीज़ रूट्स वगैरह क्लोज थे, तो उस टाइम पे ज़रा लोकल फैब्रिक देखा तो वो एक्जैक्टली वही है जैसे आप बता रहे थे कि उनकी क्वालिटी बहुत वीक थी, और ऑब्वियसली हमारी इतनी कस्टमर बेस बनी हुई थी, हम वो तो नहीं कर सकते थे। बट फिर ऐसा ऐसा इंपोर्ट के रूट्स फिर खुलना शुरू हो गए, थोड़ी देर के लिए हम स्टॉक आउट भी रहे। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको बताऊँ तो अब कैपेसिटी है पाकिस्तान में, वो उसे कहते हैं वोवन शेयर्स। आपने सही कहा था, जो हुड्स और फ्लीस होती है, और पोलो इनको ज़रा निटेड कहते हैं। हुड और स्वेट्स यूजली अब आजकल उसे लोग लाउंज वेयर में भी क्लासीफाई करते हैं। फर्दर अगर हम उसे करें क्लासीफाई, तो एक्चुअली वो वाली जो है कैपेसिटी वो पाकिस्तान के पास पहले भी थी, अब भी है। जो ड्रेस शर्ट वाली है ना, उसे कहते हैं वोवन की अब है। इट्स मच मोर, इफ़ समबडी वांट्स टू वर्क, आई वुड रियली वाउच फॉर वन ऑफ देम इज शफी टेक्सटाइल्स। दे मेक सम रियली ग्रेट फैब्रिक, और जैसे आप जिन ब्रांड्स का बता भी रहे थे, सो दे कैन ईजिली मेक दैट काइंड ऑफ फैब्रिक, और अब आप कर सकते हो। बट ये होता है कि जो अवेलेबल फैब्रिक उसे कहते हैं, जो आप नौशेरा वगैरह बता रहे थे, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट विद, क्योंकि आपके पास है फैब्रिक, यू जस्ट नीड टू स्टिच इट एंड देन यू नीड टू सेल इट। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। जो बनवाने वाला होता है काम, वो हमेशा लंबा होता है, उसमें आपकी क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हो तो फिर बहुत ट्रिकी हो जाएगा। जैसे भी आपने बताया कि वो आपको एक्सपोर्ट की वजह से कोई नूर वाले नहीं लिफ्ट कराते थे, विच इज़ अ फैक्ट। आई मीन, हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो सकता है आप कर भी लो, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि जितनी आपकी डिमांड होगी ना स्टार्ट करते हुए टाइम पे, एट द एंड उन्होंने कह देना कि यार इतनी तो हमारे लिए बहुत कम है, हमारी तो मशीन ही नहीं चलती इस पे, तो हम नहीं कर सकते। सो इसी तरह तो कि अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, आपका स्केल ज़्यादा हो, आपके SKUs ज़्यादा हों, देन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रास्ते आपके लिए लोकली भी खुलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में जैसे भी आता है, इंटरलूप है, स्टाइल है, एक दो और भी एक्सपोर्टी कंपनीज ने बहुत फास्ट ग्रो की है। इनके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इनके पास कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। एक टेक्सटाइल जिसका मैंने भी नाम लिया, एक पाकिस्तान में और भी उनके साथ भी हम काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड KTM लेदर। दे आर मुल्तान बेस्ड एंड दे आर ऑल्सो वेरी बिग एक्सपोर्टर्स। उनके पास भी जो ऑर्डर्स होते हैं शूज़ के, लेदर के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, सबसे आते हैं। तो पाकिस्तान हैज़ कैपेसिटी, अनलेस इट्स समथिंग वेरी यूनिक दैट यू वांट टू मेक, बट देयर इज़ कैपेसिटी एज ऑफ नाउ। आई कैन टेल यू कि अगर किसी ने स्टार्ट करना हो, इफ़ यू हैव गुड क्वान्टिटीज़ और इवन गुड नेगोशिएशन स्किल्स एज वेल, सो नॉट ओनली क्वान्टिटीज़, यू कैन गेट थिंग्स डन फ्रॉम देयर। अगर आपकी क्वान्टिटी कम है, थोड़े रेट्स वगैरह ज़्यादा पे अगर आप एग्री कर जाओ, क्योंकि व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। कॉस्ट कटिंग बाद में आनी चाहिए। अगर आप स्टार्ट ही उस तरह करें ना कि मैंने कॉस्ट कट करनी है और फिर मैंने अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ कैपेसिटी बहुत है इन चीज़ों को। ये जो आपने पॉइंट बोला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कि पहले प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और फिर कॉस्ट कटिंग के ऊपर इवेंचुअली जा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मेरा एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस और ओपिनियन है, और मैं आई एम अ पुअर बिजनेसमैन, प्रॉब्ली सेल्स की जॉब करनी चाहिए थी, दैट वुड हैव टॉट मी अ लॉट, बट
मेरा मसला ये है कि ना मैं बिज़नेस का सोचता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं क्या ख़रीदना चाहता हूँ और मैं क्या उसको बैक ट्रैक करके, वो नहीं होता बंदा बाहर जाता है, दुबई शुबई जाता है, बंदा कहता है यार देखो यहाँ पे ये चीज़ कितनी फिट है, मैं पाकिस्तान आके भी ये करता हूँ, राइट। कन्वेंशनल, और या चाय की दुकान पे आप जाते हैं, कहते हैं यार देखो कितना बिजनेस कर रहे होंगे तो चाय की दुकान खोल लेते हैं। That's not a bad way to approach. It's a great way to approach. It's a great way to approach. The problem is that if you are very disconnected from the masses, तो आप वैसे तो प्रोडक्ट अच्छी बना रहे हैं लेकिन उसका शायद डिमांड उतनी है ही नहीं। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल, सो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं 25,000 रुपये की रैल्फ लॉरेन की शर्ट को डीकंस्ट्रक्ट करके रिवर्स इंजीनियर करना चाहता हूँ। अब वो जो शर्ट है ना, उसकी चूँकि ऑडियंस वो 25,000 या हाँ इसी तरह ही है, $80 की आती है, तो $25,000 रुपये की जो शर्ट ऑडियंस खरीद रही है, $100 प्लस, अब तो $100 प्लस हो गई, तो उसकी जाहिर है कि उसके अंदर 10 चीज़ें और इंटीग्रेट हुई नहीं है, जो कि जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ना चाहते हुए भी मेरी वो शर्ट जो है वो 8-10 हज़ार रुपये की बन जाती है। अगर मैं उस 8-10 हज़ार रुपये की शर्ट को या रिटेल के ऊपर मैं 12-15 हज़ार की बेच रहा हूँ, तो पाकिस्तान में नोबडी गिव्स टू शिट्स के यार भाई तू 15,000 रुपये की शर्ट लेकर आया है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान, ब्रांड वैल्यू भी नहीं है तेरी। अच्छा, कंज्यूमर जो है उसको वो प्राइस कॉन्शियस है और उसको अभी रैल्फ लॉरेन का चस्का नहीं चढ़ा हुआ। तो जब तक इफ द कंज्यूमर डजंट इवन नो कि यार रैल्फ लॉरेन की क्वालिटी है, ना वो अफोर्ड कर सकता है, ना उसने वो एक्सपीरियंस किया, ये वो वाली बात है कि यार मर्सिडीज़ बनाने चला हूँ, खरीदार सारा ऑल्टो खरीदने वाला है, तो फ़ायदा नहीं है ना कि मर्सिडीज़ बना करके आप पाकिस्तान में बेचने की कोशिश करो। So what's the right balance? Because again, I look at your shirts and it's insane the price that you're selling it at, right? Like it's that's I think the real market, because that's when you can A, achieve the scale, and B, are able to create that demand as well, because जो आपकी जो न्यू एंट्रेंट मिडिल क्लास है वो सिर्फ उसी प्राइस पॉइंट पे आ सकती है, जो कि इंशाल्लाह इवेंचुअली ग्रो करके महंगी बेहतर प्रोडक्ट्स भी खरीद लेगी, बट उस वक्त आपने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और उसको आपने पहले लेकर आना है। तो हाउ डू यू फाइंड दैट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक वैल्यू एज वेल एज a good quality product? अच्छा मुजम्मिल, जैसे भी आपने कहा है ना प्राइसिंग, so it's a very complex topic. It actually is, it depends who you ask वाली बात होती है ना. So if somebody is buying from Zara and H&M, he'll find our prices insanely low. If somebody is buying from the local market, he'll find our prices insanely high. So मैंने जैसे आपको कहा ना, it's my personal approach. I'm not saying it's right or wrong. It's the first to make a good product. उसकी वजह ये है कि you know it's very, एक तो पहली बात उसमें आती है कि there's always a market for the top product. Top talent, top person, top product. So first thing first is to make a good product. उसके बाद I mean मेरी हमेशा से ये रही है कि if I make something good product, तो मुझे होता है कि the second question is there a market or do I need to create the market? So अभी जैसे हमारी वुमेन की पोलो शर्ट्स होती हैं, so पोलो शर्ट्स आर नॉट इन ट्रेंड, दे weren't in trend, they are slightly in trend now, but we हमारी जो कम्युनिकेशन है सारी वो इसके अराउंड बेस करती है कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द मार्केट ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ वेरी ट्रू. उसके अलावा भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोकल मार्केट में भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक लाइन्स बहुत सक्सेसफुली इस वक्त चल रही हैं वुमेन वेयर में, दैट इज़ वेयर दे आर ट्राइंग टू डू अ फ्यूजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वेयर. नाउ दिस डजंट एग्जिस्ट ग्लोबली. It's either Eastern or it's either Western. But local market में काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे brands हैं जो इन्होंने start किया. I don't know who started it, but now it's becoming really a thing. So it's kind of something कि you are creating a market. Or sometimes customer का ऐसे भी होता है कि they don't know that they need this product. Classical example इसकी Temu है. So you open Temu and not with the thought कि यार आज मैंने यहाँ से ये ख़रीदना है. Many a times you just browse the products and you realize कि हाँ यार मुझे तो इसकी भी ज़रूरत है, मुझे तो इसकी भी ज़रूरत है. ग्रॉसरी स्टोर में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि you go with an idea of buying one thing and you end up buying 20 things कि यार हाँ मुझे तो मेरा फेस वॉश पे ख़त्म होने वाला है या शैम्पू हो ना जाए कि मेरे नेक्स्ट विजिट से पहले ख़त्म. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो काफ़ी दफ़ा कस्टमर को प्रोडक्ट देखने के बाद आइडिया होता है कि यार मुझे तो इसकी ज़रूरत थी. So this is the job of a insurance sales insurance person as well. कि you know he tries to tell you कि यार आपको इसकी ज़रूरत है, and many of them actually convinces. तभी तो हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं. मेक सेंस. थोड़ा सा मुझे स्टोरी बताएं. स्केल का आपने बताया, आपने सेल्स स्केल कंप्लीट नहीं किया, आपने मुझे SKU बताया था 500. So मुझे एक्चुअली मैं बताता हूँ. So started making shirts. We started with 11 designs and I think 30 products overall. That was the budget. और उसका था उस टाइम पे जैसे मैं बता रहा हूँ. So we tried to, उसकी फोटोग्राफी मेरे दोस्त ने की थी, जो वेब डेवलपर था वो भी मेरा दोस्त था, जो कंपनी रजिस्टर की थी वो भी मेरा दोस्त था. सो इट वॉज काइंड ऑफ अ फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी इसमें हेल्प की थी. ऑब्वियसली पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मॉरल सपोर्ट और हर चीज़. बट स्पेशली मेरे फादर
ने बहुत ज़्यादा शुरू में जो COD ऑर्डर्स आते थे वो उसको पैक भी करते थे, और आज भी वो ऑफनली उनकी गाइडेंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ में. बट एनीथिंग इस तरह था. तो एक इनिशियली देयर इज़ समथिंग आई डिडंट यूज टू बिलीव इन, बट आई डू बिलीव नाउ, दैट्स कॉल्ड बिगनर्स लक. सो कुछ ना कुछ सेल ज़रूर हुआ, अच्छी फीडबैक वगैरह आई, बट ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद 2 months लेटर आई रियलाइज्ड कि स्टॉक तो मेरा चला गया है, और थोड़ा बहुत से ज़्यादा नहीं, जो भी चला गया है. या पैसे भी हैं लेकिन अब इतने नहीं हैं कि यार मैं और बना सकूं. सो वहाँ पे मैं बूट स्ट्रैप होना शुरू हो गया था ज़्यादा ही. वो ज़रा ज़्यादा था. तो शुरू में ऑर्डर 1 a day 2 a day विच वॉज फाइन बिकॉज आई वॉज वर्किंग अलोन. आई डिडंट हैव अ काइंड ऑफ, उस टाइम पे ना कोई डिज़ाइनर था, ना कोई ग्राफिक डिज़ाइनर था, ना कोई टीम थी. सो ऑब्वियसली ओवरहेड्स थे ही नहीं, ना होने के बराबर थे. बट थोड़ी देर बाद जाके ज़रा प्रॉब्लम चीज़ें टाइट होना शुरू हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. बट थैंकफुली आई स्टिक टू इट, मैं करता रहा. फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है उस टाइम पे ना मैंने एक एक्सेल पे ना एक निकाला था कि यार डेली के अगर 10 शर्ट सेल हो जाए ना तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा. अभी तो मैं ब्रेक इवन को करना चाहता हूँ, बट अगर 10 हो जाए तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा. तो शुरू की ये स्केल थे 4-5 ऑर्डर्स, 0 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स. रियली हमारी जो 2018 के एंड में जाके ना जो एकदम से हमें बूस्ट मिला था, दैट वाज व्हेन वी फाइनली डिसाइडेड टू इंक्रीज कैजुअल लाइन एज वेल विद आवर मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू लाइन्स, न्यू करेक्शन. क्योंकि शुरू में जो चीज़ें बन रही थी ना वो कुछ ऐसी थी जो मैं बेचना चाह रहा था, नॉट जो मार्केट चाहती थी. आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रिफाइनमेंट हुई और वो चीज़ें भी हमारे पास आना शुरू हो गई जिनकी मार्केट डिमांड थी. मेरा अपना टेस्ट वगैरह भी चेंज होना शुरू हो गया, जस्ट टू रियलाइज कि व्हाट्स वर्किंग इन द मार्केट, व्हाट्स नॉट वर्किंग इन द मार्केट. So soon we jumped to 100 orders a day in like 2019, and that was a very big jump. That is where we started becoming stable. जो manufacturing houses थे, they started taking us seriously, and that was way back like 6 years ago. Now we have like around 400 to 600 orders per day, and we sell around 1000 to 1500 plus products every day. That's online only. That doesn't include the retail store. Retail आपका कब खुला? Retail last year. It's been 1.5 years almost. Yeah. एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा, एक्चुअली मुझे ऐसे था कि जैसे ऑनलाइन जब हमने स्टार्ट किया था ना, सो आई टेल यू अ वेरी ऑनेस्ट स्टोरी कि हर बिज़नेस के ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं. बट जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मैं बता रहा था आपको, पीपल वर नॉट सो एजुकेटेड अबाउट ऑनलाइन क्लोथिंग या ऑनलाइन सेलिंग. सो आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एज वेल. सो वन ऑफ द ऑर्डर्स जो मुझे आया, मैंने कंफर्म करने के लिए कॉल की, तो एड्रेस में लिखा हुआ था फैसल मस्जिद. बस तो मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा सर वो शर्ट आपने की थी आपको चाहिए? तो कहता है कि हाँ चाहिए. तो मैंने कहा सर आपने एड्रेस नहीं पूरा लिखा. कहता है लिखा तो है. मैंने कहा क्या? कहता है फैसल मस्जिद लिखा है ना. मैंने कहा सर वो राइडर कैसे आएगा कुरियर वहाँ पे ना, आप थोड़ा सा बताएं कि कहाँ पे, आपको बस आके कॉल करे तो आप ले लेंगे. कहते नहीं राइडर क्या, आप आ जाओ ना, आप ले आओ. मैंने कहा मैं सर, कहते यार मैं गाड़ी में ही होता हूँ पास, आप मुझे आके ना गाड़ी में आके दिखा दो. 3-4 मैंने की है ना, आप ले आओ, उसमें ना एक्सेल और लार्ज ले आना दोनों में. So this was the kind of education. Nothing wrong with the customer, obviously लोगों को ज़रा कम पता था उस टाइम पे. But एक कॉल को कंफर्म करना, ऑर्डर को कंफर्म करना, उन्हें बताना, फिर वो होता था कि यार मेरे तो पता नहीं इनके साथ फ्रॉड हो गया तो उनके साथ फ्रॉड हो गया, मैं खोल के लूँगा. अब हमें खोल के में कोई मसला नहीं, बट ऑब्वियसली कोरियर कंपनीज वो अलाउ नहीं करती. कर भी देती हैं, अगर आप उन्हें कर दो अलाउ कि यार आप कर, फिर वाकई ही जो हमारे पास पार्सल आता है ना वापस वो कुछ और ही होता. अब हम भी नहीं कह सकते कि यार, वो कहते हैं जी आपने ही कहा था खोल के दिखा दो. सो उस टाइम पे कस्टमर्स को एजुकेट करना वो ज़्यादा बड़ी टास्क थी. बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते. तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मैंने खुद भी जाके डिलीवर किए हैं, जो इस तरह के लाहौर के जो होते थे ना, जो कहते थे कि हमने खोल के देखनी है, हमने ये करना है. सो काफ़ी ज़्यादा ये था. फिर एक्सचेंज, जिसको हम वेरी गुड एक्सचेंज पॉलिसी भी कहते थे, वो एक्चुअली कस्टमर के लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी कि कस्टमर खुद जाके कोरियर किसी कंपनी से जाके बुक करे, फिर उन्हें भेजे, फिर उनको भेजे, फिर वो वापस भेजें. ये पूरा प्रोसेस 10 days का भी हो गया, कस्टमर का भी टाइम ज़ाया हुआ, उसका भी हुआ, सबका ही हो गया. सो हमारे लिए ज़्यादा जो स्ट्रगल था ना वो एक्चुअली उसको था, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स ना उस टाइम पे, जैसे आउटफिटर्स हो गया, खादी वगैरह, दे वर ऑनलाइन, बट एक्चुअली उनका मेजर फोकस तब रिटेल में ही था. इट वाज ओनली आफ्टर 2020 कोविड के दे स्टार्टेड रियली डबलिंग डाउन ऑन देयर ऑनलाइन सेक्टर एज वेल. उन्होंने स्टॉक भी उनके लिए डिफरेंट रखना शुरू किया, कम्युनिकेशन अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर की, प्रोसेसेस बहुत बेहतर किए. वरना उस टाइम पे तो होता था कि बड़े ब्रांड से ऑर्डर कर दिया तो 15 दिन तक तो उनको खुद नहीं पता होता था ना कि ऑर्डर आया. बट नाउ दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी एजाइल, तो उनको पता होता है. सो दिस इज़ द थिंग कि हमारे लिए ज़्यादा उस टाइम पर ना कस्टमर को एजुकेट करना, उसको वो करना, वो ज़्यादा था. हमने जैसे ड्रेस शर्ट से मैंने स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस रेंज कोई हमारे पास कोई 400-500 वाला प्रोडक्ट नहीं था. तो ऑब्वियसली कस्टमर को पता भी नहीं होता था, थोड़ा डाउटफुल भी रहता था, हमारे रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा थे. सो
दिस वॉज वन ऑफ दी मेजर चैलेंजेस जो उस टाइम पे थे ना, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा कस्टमर को एजुकेट करना था कि ऑनलाइन कस्टमर या ऑनलाइन स्पेस चलती कैसे है एंड हाउ इट्स डन. सो दिस वॉज हाउ इट इज़. या Interesting. What about retail? So what changed? हाँ, You I were was a coming to that hardcore point. तो actually e-commerce ऐसा हुआ कि focused. जो लाहौरी customers थे ना, they wanted to try the product as well. But we had an office. So after like 2-3 years, we have made an office, और उस office में एक trying room भी फिर हमने उसको डिज़ाइन किया कि हाँ कोई आ सकता है, कर सकता है. फिर हमारे SKUs और बढ़ना शुरू हो गए, और लोग ट्राई करने के लिए आना शुरू हो गए. फिर वहाँ पे ऐसे हुआ कि 2022 में उसकी जो पहले लोग थैंकफुल होते थे कि यार हाँ आप लोग बाकी कस्टमर ऑनलाइन सेल से थोड़े से डिफरेंट हो, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, वो अब नाराज़ होना शुरू हो गया कि यार तो बहुत रश है, ये तो बारी नहीं आ रही, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा है. फिर वो मैन वुमेन दोनों होना शुरू हो गए, वो स्पेस बहुत टाइट थी. तो दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि यार हमें, तब तक हमारा ये प्लान नहीं था कि हमने रिटेल में ही जाना है या रिटेल हमारा फ्यूचर है. इट वाज जस्ट लाइक यार ये यहाँ पे नहीं हो सकता, अब कस्टमर डिमांड बाय गॉड्स ग्रेस बढ़ती जा रही है. सो वी नीड टू ओपन एन आउटलेट समवेयर जहाँ हम ये सारा कुछ मैनेज कर सकें. और हमारा रिटेल स्टोर का भी अगेन बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे था कि वी डिडंट नीड टू एडवर्टाइज इट, ऑलरेडी कस्टमर्स आ रहे थे, सो वी वर जस्ट डाइवर्टिंग देम. एंड इस तरह हमारा रिटेल का जो प्लान था ना वो था नहीं, बट स्टार्ट ऐसे हो गया. एंड इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो रिटेल एंड ऑनलाइन आर टोटली डिफरेंट. बेटर फॉर बिजनेसेस टू हैंडल देम स्लाइटली डिफरेंटली, द वे इट डिजर्व, द वे बोथ लाइन्स डिजर्व, और इनको करना चाहिए. बट रिटेल इज़ वेरी डिफरेंट दैन ऑनलाइन. और रिटेल आपने कहाँ पे खोला है? गुलबर्ग में ही है. सो इट वाज एक्चुअली द सेम ऑफिस बिल्डिंग के नीचे जहाँ हमने किया था. इट एक्चुअली बिकेम द प्राइम एंड लेटर ऑन जब हमने किया था तो देयर वाज ओनली वन शॉप, दैट वाज आवर शॉप. नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर शॉप्स, और उस जगह ज़रा जो भी हो गई है थोड़ी सी जगह, और वहाँ पे रश भी है. ओवरऑल इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ रिटेल. राइट. कुछ अगर मैं चैलेंजेस जनरली जो मेरे बात हुई हैं फ्रॉम फैशन ब्रांड्स, व्हेन आई आस्क देम, वो कहते हैं यार सबसे बड़ी जो सरदर्दी है ना वो सोर्सिंग की है. कि यार आप एक ब्रांड है, उसका काम ये है कि वो डिज़ाइन करे, वो डिज़ाइन करके वो माल आ जाए, फिर उसने बेचना है मार्केटिंग के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर, उसके ऊपर उसने काम करना है. वो बेचारे इसी में ही लगे रहते हैं कि यार वो पाकिस्तान के अंदर फैब्रिक किससे सोर्स करो, तो उसकी CMT कैसे कराओ, तो उसको जो है ना वो क्वालिटी उसकी सही आ रही है, क्वालिटी चेक्स के ऊपर सर खपाते रहो. वो चीज़ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट दे से कि बारिंग द एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन पीपल हु आर वर्किंग ऑन दोज इंडस्ट्रीज़, लोकल मार्केट के अंदर क्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. लोकल मार्केट के अंदर आप 100 आइटम्स बनाते हैं, उसमें 4-6 आइटम्स के ऊपर डंडी या 20 आइटम्स के ऊपर डंडी मारी होती है उन्होंने, तो आपका तो वो 20 आइटम्स ज़ाया हो रहा है, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते. राइट. And so did you face sourcing side issues and do you still face sourcing side issues, या you've streamlined that to a point where it can run on auto? इसलिए मुझम्मिल प्रोडक्शन और ऑपरेशन ये दोनों ऐसी चीज़ें, आई डोंट थिंक दे विल एवर बी स्ट्रीमलाइन. देयर आर न्यू चैलेंजेस, न्यू थिंग एवरी थे. सो आपको सिस्टमेटिकली कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि यार ये मसले खुद ही रिजॉल्व होते रहें और सक्सेसफुली रिजॉल्व होते रहें कि हमें बेहतर सोर्सिंग होती रहे. दिस इज़ अ नेवर एंडिंग लूप. Are you personally still involved in sourcing and वो, या have you been able to find professionals not directly but I oversee it. So मेरी अपनी कैपेसिटी मुझे लगा था कि यहाँ पे आके ना अब ज़रा ख़त्म हो गया. So I've hired some people, तो वो अब देखते हैं, they do it very nicely, very effectively as well. But now majorly they try to source whatever is required, और उन्हीं के थ्रू हमारी sourcing, उनकी KPIs भी यही हैं to source better. But that's what I'm saying. It's a very challenging thing. Sourcing, you are absolutely right. It's challenging, but it's not impossible. It's just not impossible. Right. You can source it. You just need to find where it is. Right. The second thing is financing, right? So it's easier. Fashion is a business जिसमें बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, बिकॉज आप 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं. आप जाएं, जाके आप टी-शर्ट के ऊपर लोगो थोपें और आप बेचना शुरू कर दें. जिस हम भी वैसे ही है. तो क्रिएटर्स जिस तरह जो है वो अपनी ड्रॉप्स निकाल लेते हैं वगैरह वगैरह. एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड आल्सो कि आप लोगों की फाइनेंसिंग इन द स्टार्ट हाउ वाज दैट. डिड यू हैव लाइक अ, क्योंकि माई अंडरस्टैंडिंग इज, इन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू weren't like a generational wealth sort of a guy कि यार फ्री बैठा हूँ, चलो यार अब्बा जी ने 10 करोड़ रुपया दिया, कहा बेटा कुछ कर जाके अपनी ज़िंदगी के साथ. कहाँ से आपने शुरू किया, वो पैसा कहाँ से आया, एंड ओवरऑल थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल आपके पास कितनी दफ़ा आपको कैश इन्फ्यूज़ करना पड़ा? क्योंकि अगेन इसमें कॉन्टेक्स्ट के लिए स्टार्ट करना बड़ा आसान है. 4 आइटम्स 25 आइटम्स बना करके निकालना नो प्रॉब्लम. 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में भी आपको जुगाड़ निकाल सकते हैं. मसला आता है जब आप सक्सेसफुल होना शुरू करते हैं. यानी 100 ऑर्डर पर डे, दैट मीन्स यू नीड द इन्वेंट्री, दैट मीन्स, और ये बहुत ही कैश इंटेंसिव
कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है जिसके अंदर आपका यू आर वेरी रिच बट ऑल ऑफ द मनी इज इन द इन्वेंट्री एंड सो यू रिक्वायर एज यू ग्रो यू रिक्वायर हार्ड कोर कैपिटल इंजेक्शन ताकि वो कर सकें. सो रन मी थ्रू के फाइनेंसेस आपने किस तरह से ओवर टाइम मैनेज. सो जो स्टार्ट में ना आई टुक सम मनी फ्रॉम माई फादर और उसको बहुत देखभाल वगैरह स्टार्ट करते रहे. पर जैसे मैंने बताया था कि ओवरहेड्स बहुत कम थे. हाउ मच वाज दैट? 5 लाख. इट वाज जस्ट 5 लाख. 5 लाख पे आपने शुरू किया? 5 लाख आई रिमेंबर. तो 50,000 का आई बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम दैट एज वेल. क्योंकि एक्चुअली होता है ऐसे कि आई वाज डूइंग अ जॉब. तो अब अब पहले आप लेते रहो वो एक और बात होती है. बट जॉब के बाद एक साइकिल बन जाती है ना कि यू कैन टेक मनी ऑब्वियसली इट्स योर राइट एज वेल. बट कि फादर से लेते हुए ना थोड़ा सा होता भी है कि यार क्योंकि एक बार आपका बन गया हो ना कि आप यू आर अर्निंग यू आर स्पेंडिंग ऑन इंडिपेंडेंट से हो गया. फिर उसके बाद आप दोबारा करो. सो जो मेरी सैलरी थी उसमें से भी मैंने कुछ इकट्ठे किए हुए थे, कुछ मैंने फादर से लिए. फिर इस तरह करके इससे मैंने स्टार्ट किया. एंड आई प्लेड वेरी सेफ. माई एडवाइस टू ऑल लोगों के मिक्स ऑफ अग्रेशन और सेफ होना चाहिए. बट आई प्लेड वेरी सेफ. 1.5 साल के बाद जो मैंने आपको बताया कि हमें एक्चुअली जो बूस्ट मिला था जब हमारे प्रोडक्ट रेंज वगैरह ज़्यादा हुई थी, इट इज़ मोर बेस्ड कि हमने 1.5 साल से जो गुडविल बनाई हुई थी. सो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ वेंडर्स. आई सेड कि यार दिस इज़ माई लर्निंग. दीज इज आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई नो इफ़ आई मेक आई विल बी एबल टू सेल दैम इन गुड मार्जिन्स. व्हाट सपोर्ट आई नीड फ्रॉम यू इज़ कि मैं पेमेंट आपको इसके बाद कर दूँगा. एंड दैट्स बीन द इंजन बिहाइंड इट. सो जैसे बैलेंस शीट में भी एक टर्म होती है ना, गुडविल भी यूज़ होती है कि कभी भी आपने कोई कंपनी परचेज करनी हो तो जो देयर इज अ गुडविल एज वेल कि यार यू कांट टेल कि व्हाट इट इज़ बट इट इज़ एंड इट्स वेरी हेल्पफुल एट मोस्ट ऑफ द टाइम. सो आई वर्कड ऑन द गुडविल और उसकी वजह से वेंडर्स ने भी हमारे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की. डिफरेंट वेंडर्स ने भी. फिर जब हमें उन्हें रिटर्न कर दिया सो अब उस टाइम पे हमारी हंगर और थोड़ी बढ़ गई हुई थी. तो फिर हमने और उस हंगर के साथ और करते गए. थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस अल्लाह का शुक्र है कि ये ऐसा ही रहा है अब तक. बट दैट्स हाउ वी हैव ये गैप बेसिकली जो आपकी प्रॉफिट्स थे वो आप उस गैप को फिल करने के लिए एग्जैक्टली प्रॉफिट्स और इवन जो हमारा रिटेल स्टोर भी है उसने भी किया है. तो इट्स ग्रेट टू रेज फंड्स. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट एक्चुअली ऐसे होता है कि बूटस्ट्रैप कंपनी में एक फ़ायदा होता है हमेशा जितनी देर तक वो बूटस्ट्रैप रहती है. उसमें ये होता है कि वो क्रिएटिव कंट्रोल, ब्रांड पोजिशनिंग, ऑफरिंग्स, कहाँ पे सेल करना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कंट्रोल में रहती हैं. यू कुड बी रॉन्ग एज वेल. इट इज़ नॉट सेइंग यू कुड बी राइट बट यू कुड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स सम फाउंडर्स आर रॉन्ग. दे बिकम अ बॉटलनेक एज वेल. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब आपने स्टार्ट किया होता है जो आपका विजन होता है उसके क्लोज रहना जितनी देर तक आप बूटस्ट्रैप रहते हो उसके साथ होता है. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम इंटेंशनली वी हैव ट्राइड टू रिमेन बूटस्ट्रैप्ड एंड नॉट रेजन एनी फंड्स बट नॉट नोइंग अबाउट द फ्यूचर. बट एज ऑफ नाउ वी आर प्रीटी सेटिस्फाइड विद इट. तो हमने सेल्फ फंड ही इसे करते रहे, उसी को रोल ओवर भी किया है. शायद इसीलिए इस प्रोसेस को पूरे 8 ईयर्स हो चुके हैं. नॉट हैपेंड ओवरनाइट. सो और जो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि 2018 2019 में जो हमें बूस्ट मिला था दैट्स अ गैप ऑफ लाइक 18-19 months after starting. So, or maybe a little more than that. So that's why the growth has been slow, but it has been under control. It feels like it's built to last. It feels like it's sustainable. And we, इसी की वजह से I think we feel that we are equipped rightly to move forward. What does moving forward mean to you? What's the 5-year vision? Yeah, honestly, just I told you where we are today, we never had this vision. So, एक है ना पुरानी saying Oscar Wilde, I think, yeah, it says कि if you want to become a doctor, physician or scientist, you will become one day. But that's the tragedy. Trying to reinvent yourself or having the possibility to do it is an asset. The same thing कि we didn't envision us to be here. I thought online is going to be the really, really big future of Pakistan and world. I've just come to realize it's big. It's definitely big, but it doesn't mean कि it is the everything. So अभी हमारा majorly जो plan in a nutshell वो retail और global expansion करना, हमारी retail की और online की global expansion करना. But I can't say this with certainty. We might change different plans like we have done in the past. Right, makes sense. Finance के ऊपर एक last सवाल मेरा generally है कि fashion businesses या business owners या founders से मेरी बात हुई. उन्होंने कहा यार बहुत मज़े का काम है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ग्रोथ इज़ जस्ट इट्स अनपैरेलल्ड. जो नंबर्स हैं इसके अंदर बड़े बिजनेसेस के वो इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी तो सुन के उसका दिमाग फट जाता है. बट उसका डाउन साइड ये है कि मोस्ट ऑफ योर मनी इज़ कॉन्स्टेंटली लॉक्ड इन टू द साइकिल, राइट? कि वो
और वो बड़े डरे हुए, बड़े सक्सेसफुल फाउंडर्स भी बड़े डरे डरे जो है ना वो थोड़ी सी सैलरी निकालते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि यार क्योंकि दरमियान में इकॉनमी अप एंड डाउन हो जाती है, आपके दरमियान में कोई साइकिल है, कोई क्या कहलाते हैं आपके डिफरेंट सीजन्स में आते हैं, हिट और मिस भी हो जाता है, कभी कभार नई चीज़ें निकल रही होती हैं, तो यू हैव टू राइट ऑफ सर्टन आइटम्स एज वेल। तो वो ये कहते हैं कि यार हमारा मसला ये है कि हमारी नेटवर्क तो बड़ी अच्छी है, वी आर अ बिग कंपनी, वी डू ऑल दीज XYZ प्रॉफिट्स रेवेन्यूज़, लेकिन हम पैसा निकाल नहीं पा रहे। बिज़नेस का मकसद तो यही है ना कि यार अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छी गाड़ी ले सकूँ, मैं एक अच्छा घर ले सकूँ, मैं एक ओवरऑल वो कर सकूँ। आई डोंट नो, ऑन सम लेवल दे फील गिल्टी एज वेल कि अगर मैं उस पैसे को निकाल करके मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा तो मैं बिज़नेस की ग्रोथ को रोक रहा हूँ। एंड ऑन अनदर लेवल देर ऑल्सो थिंकिंग कि यार पाकिस्तानी मार्केट बिकॉज इट्स सो रिस्की and in many ways it's also so fresh right now कि they would want to pump all of that money back into growth. आप लोगों के केस में what would your thoughts be about that? The same. It has to be the same. क्योंकि जो क्लोथिंग हो गया और फूड हो गया, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा ना साइकिल में होती हैं चीज़ें, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साइकिल में होती हैं, आपने आपने किसी के देने हैं, किसी ने आपके देने हैं। सो ऑब्वियसली रिटेल का फ़ायदा या एक ब्रांड का फ़ायदा ये होता कि यू आर द एंड पर्सन, जैसे कस्टमर मिलता है और जिसको पैसे देता है। नाउ इट्स योर जॉब टू ड्रॉ द बैकवर्ड चेन ना, कि किसको कितने देने हैं, किसको क्या करना है, किसके डिफर करना है, किसको अर्ली करना है। सो यू हैव दैट कंट्रोल ओवर इट, बट डीप डाउन टेकिंग फ्रॉम द कस्टमर यू नो दैट यू हैव टू पे दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल। सो ऑब्वियसली मेरी थिंकिंग भी ऑब्वियसली उसी तरह, मुझे भी बिजनेस से पैसे निकालते हुए गिल्ट होता है। आई थिंक कि दिस इज़ अ काइंड, बहुत अच्छी आपने बात की, मैंने पहले कभी वैसे मुज़म्मिल ये सोची नहीं थी, बट आई थिंक कि जो ओल्ड स्कूल थिंकिंग है वो फैशन के साथ अभी भी एसोसिएटेड है। फैशन के डायनामिक्स भी कुछ ऐसे हैं, चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं, और हमारे पास असल में ना, ये शायद आपको ना हो बट हमारे पास रियल लाइफ केस एग्जांपल्स भी आती रहती हैं कि ओ दैट फैशन कंपनी, जैसे वो साइकिल में होता है, ही स्टार्टेड और दे स्टार्टेड ओवर स्पेंडिंग और देन दे वैनिश्ड, और इसकी मल्टीपल एग्जांपल इवन रिटेल में भी आपको रिसेंटली मिलेंगी। वी वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स, बट उसमें मिलेंगे ओवर स्पेंड कर दिया, किसी और वेंचर में डाल दिए विद इन गुड फेथ एक नया वेंचर बनाने की कोशिश की, कहीं और डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। जैसे ना कि एक इन्वेस्टमेंट 101 है कि डाइवर्सिफाई करें, बट उन्होंने भी अच्छा किया, डाइवर्सिफाई किया, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन ही काम नहीं कर सकी। I don't have a definitive answer for this, Muzammil, but I can assure you that my thinking is more or less also like this. Interesting. थोड़ा सा मैं ब्रांड्स की साइड पे आता हूँ, right? So I think one of the great things that you've been able to create is the brand identity, and you've stuck to that particular brand very aggressively. So अब आप कह रहे हैं यार 1000 ऑर्डर मेरा ऑनलाइन आ रहा है, और ये आपने कहा पर मंथ? No, per day. It's between 500 to, no, I was saying 500 to 1000 SKUs, and orders are between 500 to 600. Right, so that's crazy. I mean, that's huge. And then retail ज़ाहिर है अलग चल रहा होगा. बट जहाँ पर आपके पास इतनी बड़ी एक ज़ाहिर है आपकी मार्केट सर्विस हो रही है, इतना बंदा उसको ख़रीद रहा है, तो एक दिमाग में थॉट तो आती है ना कि यार मार्केट है, उसके अंदर टी शर्ट्स भी डाल देते हैं, उसके अंदर जो है जी वो हर किस्म की एक्सेसरीज भी डाल देते हैं. यू हैवंट डन दैट. यू नो कि यार मेरा कोर ये है. आप आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, बड़ा क्लियरली वो जाता है और जाके आपको कहता है कि यार यू नो यू गो इनटू मेंस, इट्स कैटेगोरिकली पोलोज एंड देन शर्ट्स, एंड देन अगर वो दरमियान में आपने कुछ एक्सेसरीज डाली हैं, वो आपने यू नो शूज़ और वेरी सिमिलर टू वट एवर यूर सेलिंग. सो आपने एक बड़ा परसोना डिफाइन किया हुआ है और आप उस परसोना को ही सर्विस कर रहे हैं, जो कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा लोग मिस कर जाते हैं. वो ना एक राजा बाज़ार की ना एक मेंटालिटी होती है कि यार 50 शॉप्स होंगी, उन्होंने हर किस्म का माल रखा होगा, क्या बिक रहा है बस वही ला के रखते जाओ. कोई सेंस नहीं है कि यार मेरा टारगेट कस्टमर क्या है, वो टारगेट कस्टमर ये ख़रीदने आ रहा है तो वो ये चीज़ें भी ख़रीद लेगा अगर मैं सिमिलर टारगेटिंग करूँगा. रन मी थ्रू एंड एक एस्पेक्ट ऑफ अ ब्रांड. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि there are a lot of good brands that have a lot of good quality products, but when I look at their photography, when I look at their aesthetic, मैं कहता हूँ यार क्या कर रहे हो ना, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर. You guys have done a phenomenal job, like just even your models, the way that you do your photography, overall जो brand aesthetic है, and you did not have that background. आपका ना आपने you know generally ये आर्ट एंड डिज़ाइन टाइप के जो लोग होते हैं उनको दे नो हाउ टू बिल्ड दैट एस्थेटिक. ये क्या हमेशा से ऐसा था? ये जो ब्रांड बिल्डिंग है बोथ इन टर्म्स ऑफ टारगेटिंग, सेगमेंटेशन एज वेल एज एस्थेटिक,
इसके अंदर एवोल्यूशन कैसी हुई है, आज किस तरीके से इसके ऊपर काम होता है, क्या सोच से होता है या ये एक लकी इत्तेफाक है कि ये चल रहा है? टेल मी अ बिट अबाउट दैट। या सो फर्स्ट थिंग जो आपने कहा ना कि एक्सेसरीज डालते हैं, वो डालते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इसको हम सी इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ना, तो समझ ऐसे है कि रिटेल और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑनलाइन ऐसे जैसे भी आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा, इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड पर्सन शुड बी एबल टू रीच द प्रोडक्ट वेरी क्विकली वॉट एवर ही इज़ लुकिंग फॉर। Retail is different. So retail में, if I tell you, I'll use an analogy, and it's a very correct analogy, that the difference between Walmart, Carrefour, and Amazon is that Walmart and Carrefour is a very good platform to sell 10 different things to one person. And Amazon is a very good platform to sell 10 different one product to 10 different people. So अगर उस पर पता चल जाए कि यार ये वाले जो हेडफोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो Amazon will go crazy about this. बहुत ज़्यादा सेल्स, हमने कुछ कंट्रोवर्सीज भी देखी कि वो खुद बनाना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत चल रहे हो तो हम खुद बना लेंगे, और that's how ऑनलाइन सेलिंग वर्क्स. ऑनलाइन सेलिंग बहुत टारगेटेड होती है. सो रादर देन वैरायटी, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो चीज़ ज़्यादा कस्टमर से ख़रीदने का चांस है, अगर हम उसको 80-20 प्रिंसिपल में लेके आएँ, तो वो 20% प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास हो, कैटेगोरिकली हो, ईजी नेविगेशन हो. अभी जैसे आपने वो भी कहा था ना, आजकल कुछ ब्रांड्स वो भी कहते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वर्क्स फॉर देम और नॉट, बट मुझे लगता है कि इट डजंट वर्क. कि आप उनका ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलते हो तो उसमें लिखा होता है दिस कलेक्शन वॉल्यूम दिस कलेक्शन वॉल्यूम दिस, एंड यू आर थिंकिंग लाइक मैं तो कुर्ता लेना था, ईद आ रही थी तो मैं क्या करूँ. अब तो बड़ी मुश्किल, लिटरली यही सीन हो गया कि मैं देखता हूँ वो अपना इतनी वाइब्स होती हैं कि मैं ज़्यादा वाइब्स रहने दे. I'm not sure whether it works for them or not. Maybe it works. I'm not saying that, but I'm very sure that doesn't. It just kills the customer experience. जो रिटेल होती है ना, उसमें उनका जो मैट्रिक्स होता है ना, जैसे अभी आपने मेरे से ऑर्डर्स का पूछा, इट्स अ वेरी गुड मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड एन ऑनलाइन बिजनेस. सेकंड एक प्रॉपर मैट्रिक्स होता है, आप उनसे AOV पूछ लें कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है. इन दोनों को वैसे मल्टीप्लाई भी कर लें तो आपको उनका रेवेन्यू भी पता चल जाएगा. बट जो रिटेल होती है ना, इसका जो मेजर मैट्रिक होता है वो होता है रिटेल रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, कि आपका इतना रेवेन्यू है और आपका इतना स्क्वायर फीट है, आपका क्या इससे डिवाइड हो रहा है. और फिर उन्होंने फर्दर सेक्शंस को भी ना, एक सॉलिड रिटेल कंपनीज़ ने मुजम्मिल फर्दर उसमें भी डिवाइड किया होता है कि ये जो हमारा फ्रेगनेंसेस का सेक्शन है, ये इतने स्क्वायर फीट हमें दिया हुआ है, इनका इतना रेवेन्यू. तो या तो अगर इसका अच्छा है इसको बड़ा कर दो, या तो इसको बस ख़त्म करो. सेम गोज़ विद वो अभी रिसेंटली खादी ने अपना कैफ़े भी स्टार्ट किया है. तो ऑनलाइन रिटेल का ये होता है कि उसमें अगर आप ज़्यादा चीज़ें डालते भी जा रहे हो, इफ़ द रेवेन्यू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ब्रिंग्स इज़ गुड, इट्स वर्केबल. और जितना ज़्यादा आप उसका कार्ट साइज बढ़ा सकते हो, आपको बढ़ाना चाहिए. But that's what I'm saying. There's in my opinion, there's an inverse relationship there, where at the cost of, so you can increase your revenue potentially cannibalizing on the cost of brand equity, right? कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक शॉप बना ली, अब वो बंदा शर्ट लेने आया है तो मैंने साथ उसको शलवार कमीज़ भी बेच दिया. मैंने शलवार कमीज़ में बेचा तो साथ मैंने उसको जीन्स भी बेच दी. श्योर, दैट्स फाइन, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो एक दफ़ा चला गया ना, अभी तो उसने ख़रीद लिया, जब वो चला गया तो उसके दिमाग में यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अ मास्टर ऑफ नन. एग्जैक्टली. विच इज़ इट्स अ ब्रांडिंग थिंग प्योरली, कि यार व्हाट आई वांट टू डू, मेरे लिए ना फिटेड इज़ नॉट इनक्रेडिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार ये इतना पैसा जनरेट कर रहा है. मेरे लिए फिटेड इज़ इनक्रेडिबल बिकॉज जो 10 साल बाद इसका पोटेंशियल है ना, वो बहुत इनक्रेडिबल है. और वो 10 साल बाद का जो पोटेंशियल है वो रेवेन्यू पे नहीं होगा, बिकॉज यू नो दिस एज वेल एज आई डू, वेरी वेरी बिग रेवेन्यू कंपनीज हैव गॉन ऑफ द रेल्स एंड हैव बिकम कम्प्लीटली वो. क्योंकि मोस्ट पीपल आर लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म एडवांटेज, नॉट रियलाइजिंग कि यार जब 10 साल बाद कंज्यूमर डिमांड ही फ़र्क होगी, कंज्यूमर ही फ़र्क होगा, एक नई जनरेशन पूरी ऊपर आ चुकी होगी और उसका स्केल बहुत बड़ा है, उस वक्त आपको ब्रांड वाकई मैटर करेगा. उस वक्त आपको ये मैटर करेगा कि यार इसकी ब्रांड की लेगेसी क्या है, हाउ इन्वेस्टेड दे आर इन क्रिएटिंग इन परफेक्टिंग अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, रादर देन जस्ट सेइंग यार हम तो जुमा बाजार हैं, वी आर द मार्केट प्लेस, माल आई जा रहा है, माल बिकी जा रहा है, आ जाओ देख लो क्या तुम्हें पसंद आता है. यूर राइट. आइडेंटिटी उससे कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, ब्रांड इक्विटी भी कम हो जाती है, और ये तो होता है, ड्रॉबैक वगैरह होता है. पर अभी पाकिस्तान में भी ये ब्रांड्स ने करना अभी स्टार्ट किया. यू नेवर नो. आई गिव यू वन रियल लाइफ एग्जांपल जो J.Dot की है. सो पाकिस्तान में परफ्यूम्स और फ्रेगरेंसेस वगैरह के उन्होंने मेजर स्केल पर उन्होंने ज़्यादा स्टार्ट किया था. इट्स बिकम वन ऑफ द स्टैंड आउट प्रोडक्ट्स.
So I think you never know how customers perceive it. Could come at the cost of brand equity or brand recall or brand identity. Could just enhance it. You never know. Could just enhance it. It could just change the face of the company or brand overall. It can go anywhere. But I think as long as it's communicated well, it's fine. दूसरी जो मुज़म्मिल आपने बात की थी हमारे शूट्स की और कम्युनिकेशन की और उसकी, so we don't call it advertising or marketing और वो, we just call it communication in one go. जो बाकी कंपनीज या बाकी इवन मार्केटिंग कंपनीज को यूज़ नहीं करती, वी जस्ट कॉल इट कम्युनिकेशन, दैट हाउ अ प्रोडक्ट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस, दैट मेक द मेजर डिफरेंस. और उसी के लिए भी जो हमारी जो टीम है दैट वर्क्स विद ऑन स्टिल्स, वीडियोज़, इमेजेस, मेकअप, एवरीथिंग, वी ट्राई टू क्रिएट एंड वर्क विद द बेस्ट टीम. आई थिंक जो कम्युनिकेशन है ना, मेजरली पोजीशन करना ब्रांड को, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द पीस जो बिजनेस के एग्जिस्ट करते हैं ना. सारे पीस में से ना पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा है. आई थिंक कि अगर टेक में देखा जाए तो एप्पल ने अपने आप को बहुत अच्छा प्लेस किया हुआ है. ईवीज़ में कंपनीज की रेस चल रही है कि कौन अपने आप को बेहतर पोजीशन करेगा. नो, द स्लॉट इज़ एम्प्टी कि कौन BMW EV का बनेगा, कौन मर्सिडीज बनेगा EV का. द स्लॉट इज़ एम्प्टी, हु इज़ गोइंग टू टेक इट. रोलेक्स ने बहुत अच्छी पोजीशनिंग की हुई है. सो आई थिंक कि ब्रांड की जो पोजीशनिंग है ना ओवरऑल ईयर्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अभी जैसे आप कह रहे थे कि इवन द नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या आउटकम होगी, यू सी इट वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ मार्केट भी. जैसे आपने पहले कहा था कि वेस्टर्न फैशन की वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो अगेन जिसकी पोजीशनिंग सबसे अच्छी होगी, आई एम वेरी श्योर कि दैट इज़ गोइंग टू विन द बैटल वेरी इजीली. Right, that makes sense. When you talk about positioning, what do you think is your positioning? It's the complete experience, complete customer experience from design to communication to delivery and everything. It's never the logo. जैसे every religion has certain pillars. So उसी तरह ना business के भी pillars होते हैं. Customer service is one pillar, product is one pillar, delivery operations is one pillar, after sales is one pillar, advertising is one pillar. So इसमें से किसी भी एक pillar को अगर आप गिरा देना तो the entire building collapses. So इन सबको का जो mixture है ना, that is brand positioning as a whole completely. आपका हेड काउंट कितना हो गया इस टाइम? हमारा हेड काउंट इस वक्त ऑलमोस्ट 40 के पास है. और इन पिलर्स को आपने, मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम्स आपने कैसे बनाए हैं एज अ कंपनी. आपके ये एक्चुअली वाइडर सवाल है, और ये सवाल इस वजह से है बिकॉज पाकिस्तान में ना हम वो अभी शार्क टैंक हुआ ना पिछले दिनों, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार डील्स नहीं हुई. वो सारे जजेस ने आके, उसके खैर और भी बड़े मसाइल हैं, बट जजेस ने आके ये बोला, उन्होंने कहा यार डील इस वजह से नहीं हुई बिकॉज जितने भी लोग आ रहे हैं वो वाइब्स पे चल रहे हैं, और ना किसी की किताबें मेंटेन हुई हुई हैं, ना किसी के सिस्टम्स मेंटेन हुए हुए हैं, और बस वो, और सच्ची बात है ऐसी होता है धंधा पाकिस्तान के अंदर के लोग बस कर रहे हैं और वो चलाई जा रहे हैं और सारा कुछ है. इफ़ यू वांट टू रियली ट्रूली स्केल, सिस्टम्स विल हेल्प यू रीच एंड ब्रेक द ग्लास सीलिंग. काफ़ी दफ़ा लोग अपनी कैपेसिटी पे आके फंस जाते हैं और वो ऑटोमेट नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते पिलर्स को, और उसके हिसाब से उसके अंदर प्रोफेशनल्स को बिठा करके उसको ऑटोमेट नहीं कर पाते. सो आप लोगों के, आपने ब्रांड पिलर्स बताया, आपने कहा ये डिफरेंट है. व्हाट्स द हायरार्की लाइक, व्हाट्स द सिस्टम्स लाइक इन टर्म्स ऑफ योर पीपल running those shows? So actually मतलब एक तो होता ना कि आप इस तरह स्टार्ट करें कि यार ये बंदा ऑपरेशंस देखेगा, ये बंदा कस्टमर सर्विस देखेगा, ये ऐसे देखेगा, इसके पास एक टीम होगी. हमारा थोड़ा सा डिफरेंट था. वी weren't expecting growth when it came, so it was actually more like problem solving. और उसके बाद जो अब हमारे जो हम हायर जिनको करते गए, जैसे से वो ज्वाइन होते गए, तो हमने काफ़ी दफ़ा लोगों को प्रॉब्लम के बाद सॉल्व किया कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड वी नीड समवन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जो सिस्टम्स बनाना है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है. जो आपने कहा हम थोड़ा सा उसमें थोड़ा बैकवर्ड चल रहे होते हैं कि हम बाद में सिस्टम्स बनाना शुरू करते हैं और फिर बाद में उसको ऑटोमेट करना शुरू करते हैं. बट यूजली जो हमारी हायरिंग और टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस है ना, ऑनेस्टली एक्चुअली उसमें कुछ फोर्सीन सर्कमस्टांसेस नहीं होते. वी एक्चुअली सी के अब प्रॉब्लम किस में आ गई है. फायर फाइटिंग व्हाट यू कैन से, नॉट द राइट अप्रोच, बट स्केलिंग होती भी है. मतलब उसके बारे में कहते हैं ना कि इट्स लाइक फ्लाइंग अ प्लेन वाइल ऑल्सो फिक्सिंग इट. सो यू आर डूइंग टू थिंग्स एट अ टाइम. सो यू कांट मेक द सिस्टम वर्क फर्स्ट एंड देन ट्राई टू फ्लाई. यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट एंड दैट फॉलोज. सिस्टम्स आप बना भी नहीं सकते ना व्हेन यू डोंट इवन नो कि क्या है. आई थिंक ये तो आपकी बात बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ कि सिस्टम्स, द वर्क कम्स फर्स्ट एंड सिस्टम्स फॉलो, बिकॉज सिस्टम्स आर गोइंग टू बी ड्रिवन अराउंड योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड योर एक्सपीरियंस. मसला तब आता है जब आप सिस्टम या डिज़ाइन थिंकिंग में जाते ही नहीं है और आप बस वो आप कॉन्स्टेंटली खुद ही कभी इधर लगे हैं कभी उधर लगे हुए हैं, रादर देन रियलाइजिंग कि यार हाउ डू आई मेक श्योर कि इस चीज़ को मैं ऑटोमेट कर दूँ. ये मुझे बार बार मसला आता है, तो आई डोंट हैव टू just sit and cry about it.
Can I get professionals on board to solve this for me so that I can then figure out a bigger problem and a bigger problem? तो उसमें is that an integral part of your workflow now? That's what I was. No, it is. Yeah. So that's where जहाँ पे मैं आ रहा था कि हमने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्केलिंग पे उस पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जैसे मैं बताया था कि वी स्टार्टेड फ्रॉम सेलिंग वन शर्ट, तो हम डे वन से स्केल कर रहे थे. नाउ वी हैव अ डिफरेंट टीम फॉर कस्टमर सर्विस. वी हैव जैसे मैं बताया था कि वी डोंट कॉल इट डिज़ाइन और मार्केटिंग space. It's our communication, creative communication space. Those people look after our design, communication, and everything that goes out of the brand. Then we have one team that looks after sourcing and production, and the fifth team we have is of the quality. That's the entire, अगर इसको mapping की जाए ना hierarchy की, so that's how it goes. Makes sense. Product आपने अच्छी बना ली, positioning आपने अच्छी कर ली. At the end of the day, sales and marketing is a thing, right? Yeah. आपने कस्टमर को जब तक पता ही नहीं लग रहा, उस तक पहुंच ही नहीं रहा, तो वो कैसे करेगा? अब इसमें डिफरेंट तरीके हैं. रिटेल को 2 मिनट साइड पे रखें. डिजिटल की बात करते हैं तो उसमें एक तो एड्स के थ्रू आप चलाते हैं कि यार टारगेटेड एड्स वगैरह ये वो. उसमें भी दुनिया ने मसला आया था, एड्स डॉलराइज थे फेसबुक के, इसके उसके वो जब क्रेडिट कार्ड्स के मसले आ गए तो फिर लोगों को दुबई में कंपनियां खोलनी पड़ी, फिर पैसा मूव करना पड़ा, फिर पाकिस्तान में इट्स ऑलवेज अ हार्ड मोड. And so I'm curious कि पहला तो ये कि and then obviously there is influencer marketing and there are other ways to market as well. What sort of different marketing types that you use? What are some of the challenges that you've gone through overall in your marketing? And in terms of cost of, let's say, acquisition for a customer, or rather cost of sale, what do those look like? Yeah, so just like overall पाकिस्तान में जो सिनेरियो है, मेजरली ज़्यादा फैशन जो कंपनीज हैं बेसिकली ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनका स्पेंड मेटा पे होता है. सेम फॉर अस. नंबर 2 होता है गूगल, और गूगल पे यूट्यूब पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ गूगल. यूट्यूब का बेनिफिट ये होता है कि दैट इज़ वन ऑफ द ओनली सोशल प्लेटफॉर्म जो हर डिवाइस पे पॉपुलर है. इट्स पॉपुलर ऑन मोबाइल, इट्स पॉपुलर ऑन PC, इट्स पॉपुलर ऑन TV, इट्स पॉपुलर ऑन टैबलेट. नंबर 2 हमेशा वो होता है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वी हैव बीन वेरी सेलेक्टिव. So again related to positioning से ही related के nothing against the influencers, but sometimes that is not how we want customers to perceive. So we have worked with influencers, but they have been very selective. So that's our strategy of working with the influencers. We have future plans as well for working with influencers and content creators, but again it's going to be very selective. But वो again positioning के साथ है कि but when I had a little bit of money, I just wanted to work with a celebrity. That's a fact. That the kind of credibility a celebrity can create, I think it does wonders. So there's one example of Indian cricket bat as well. If you read MRF, so there's unka Sachin used to play with that bat. Then it was given to Virat Kohli, and now the new Indian captain. So instead of giving the bat to 1,000 different players, it was very good that they just gave it to one player who was the best player, and people now feel that they have to earn it. So not everybody can say, okay, I can charge less, you give me that sticker. No, it's not like this. So हमने सबसे पहले हमने किया था, there's a singer, Farhan Saeed, that was kind of every sort of budget that we had in that point in time. An year or two later, we worked with Imad Irfani as well. That was also very popular campaign at that point in time. So we have certain plans for the future as well. लेकिन मुज़म्मिल जो आपने सारे अभी प्लेटफॉर्म्स बताए हैं ना, इसमें से मैं वैसे आपको बता दूँ जो सबसे पॉपुलर और सबसे इफेक्टिव या ओनली इफेक्टिव है वो हमेशा WOM है. That's called word of mouth. So if there is no word of mouth, chances are very thin. So you go watch a movie, you tell me it's a good movie, there's high chances that I watch it, either it's on Netflix or it's on the cinema. आपको मैं ad दिखाता रहूँ या आप मुझे दिखाते रहें, chances are very thin that I'll go. So if you recommend, so you were telling me that somebody recommended you to buy Fitted, right? When you first bought it. That's the thing. So there is no substitution of word of mouth. You just need to have a complete experience जो मैंने बताया from customer service to delivery to after sale. Complete experience इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि that is the heart and soul of the business. If the customer is willing to tell other people about their purchase, I mean, a positive experience, that does wonders. I mean, there's no substitute for it. उसकी अगर return होती ना, जैसे आप कस्टमर एक्विजिशन का पूछे थे, तो बाय द वे हमारी कस्टमर एक्विजिशन है बिटवीन 500 रुपीज़ या इससे भी कभी कभी कम आ जाती है. सो इट इज़ अराउंड दिस. बट कि जो वर्ड ऑफ माउथ की जो है ना, अगर हम उसे एक्सेस में लेके ना 2x इट गोज टू मे बी लाइक 100x. So if like 100 positive customer tell to 100 different people, the chances will be like too much. Right. Yeah.
इमाद के साथ आपने ये ड्रामे से पहले किया था, ड्रामे के बाद? ड्रामे से पहले किया था, आई थिंक अर्ली ऑन. सो अभी भी जो आप मॉडल्स वगैरह कह रहे थे ना, दे आई थिंक बाय चांस, आई मीन वी वर्क विद सम पीपल एंड दे बिकम रियली फेमस आफ्टरवर्ड्स. सो वन ऑफ माई फर्स्ट मॉडल्स वाज अली रजा. इज वेरी पॉपुलर माशाल्लाह नाउ. आई विश हिम ऑल द बेस्ट. ही इज माई फ्रेंड एज वेल नाउ. वी हैव बीन वर्किंग फॉर क्वाइट सम टाइम. So he just came to my house. We just shot something. I didn't know him before that. So he became, mashallah, he became huge. Same goes with Khushal Khan as well. He did a couple of shoots. He had done a couple of shoots before us as well. But ये था कि हम ऑनलाइन ज़्यादा थे. हमारी ऑनलाइन पे ज़्यादा थी. हम इंस्टाग्राम वगैरह पे ज़्यादा पोस्टिंग करते थे. So उससे भी काफ़ी हुआ. Then goes with Imad as well. Obviously he was a celebrity at that point in time. But जो उनको उसके बाद boost मिला, I mean that's unmatchable. That's just absolutely nuts, right? And ये तो वो वाला हो गया कि यार fitted is where you go and become a celebrity because आप लोग early होते हैं lucky for some people and I hope it continues to be for the next generation as well. Hopefully, inshallah. थोड़ा सा मैं इसको स्विच करूँगा ना कॉन्वर्जेशन को. आपने दरमियान में मेंशन किया कि जी हमारा फ्यूचर गोल जो है वो ग्लोबल जाना है. अच्छा, ग्लोबल के अंदर देयर इज़ अ वेरी रियल अपॉर्चुनिटी देयर, बोथ इन टर्म्स ऑफ द प्राइस आर्बिट्राज कि पाकिस्तान में अब मैं देख रहा हूँ ना आपकी वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ तो उस पर सेल के ऊपर मुझे 2600 की बटन शर्ट मिल रही है. यार 2600 रुपये तो $10 भी नहीं है. $8 के ऊपर तो मुझे फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी बाहर जाके. अब इसके ऊपर बंदे को ज़ाहिर है को, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो ईस्टर्न वेयर है वो बहुत बिकता है बाहर क्योंकि वो 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये का आइटम होता है. उसके ऊपर जब 10, 12, 15 हज़ार रुपये की शिपिंग पड़ती है ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता. बट $8 की चीज़ के ऊपर $18 की जब शिपिंग पड़ती है तो आपको समझ नहीं आती कि यार अब मैं इसको कैसे करूँ, अनलेस मैं जाऊँ जाके रिटेल आउटलेट खोलूँ दुबई में या शारजा में और फिर मैं वहाँ से सर्विस करूँ लोकल. And that in itself is a big capex, right? Because now I have to move a part of my shipment to an international market. I don't know whether it will sell or not, and so on and so forth. So when you're looking at this, इसको मुख्तलिफ तरीके से अप्रोच करेगा बंदा. एक बंदा कहेगा कि शायद Amazon के ऊपर मैं करना शुरू करूँ और मैं वो जो लॉजिस्टिक्स उनकी फुलफिलमेंट है उसके थ्रू कर लूँ. दूसरा तरीका ये होगा कि जी आई वाज स्पीकिंग टू द लाम फाउंडर एंड ही मेंशंस मल्टीपल टाइम्स. उनसे भी मेरी इनफैक्ट कल या परसों फिर से है पॉडकास्ट तो मैंने उनसे भी ये पूछना है. लास्ट आई डिड विद हिम वाज अ ईयर और सो अगो एंड ही सेड कि भाई हमारा विजन है कि हमने शीन बनना है. हमने जो है वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन क्रिएट करनी है जिसके थ्रू पाकिस्तानी बिजनेस जो है ना वो ग्लोबल हो सके एंड उसकी जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है वो बेसिकली रेडिकली रिड्यूस हो सके. सो $8 की शर्ट जो है वो पोटेंशियली $12 में कस्टमर के घर पे पहुंच जाए. दैट विल बी क्रेजी बिकॉज देन यू कैन एक्चुअली कम्पीट इन अ ग्लोबल मार्केट, नॉट जस्ट अ ओवरसीज पाकिस्तानी मार्केट. आप लोग जब ग्लोबल का सोचते हैं, आपने ज़ाहिर डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा. What does that look like for you? So actually अभी जैसे मैं लाम का बताया तो लाम आई थिंक जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो डिलीवरीज फैशन की जो बात जाती हैं वो आई थिंक लाम से जाती हैं. इज़ अ वेरी गुड फाउंडर, इज़ अ वेरी आई थिंक इज़ द सेम गाय वाज वर्कड इन फेसबुक, पिंटरेस्ट एंड सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सच अ बिग एसेट फॉर पाकिस्तान. सो आई थिंक कि जितने पार्सल्स और जितनी डिलीवरीज लाम से बाहर जाती हैं वो आई डोंट थिंक किसी और ब्रांड से कंबाइंड भी जाती हैं. जो फर्स्ट आपने बात की थी दैट्स वेरी वेरी ट्रू. इट्स एब्सोल्युटली बुल्स है कि पाकिस्तान से जो डिमांड है बाहर से वो ईस्टर्न वेयर की है. जे डॉट की भी है, शलवार कमीज़ की भी है, डिफरेंट और ब्रांड्स की भी है, हमारी ईस्टर्न वेयर की भी है. वन थिंग वी आर बेटर देन इंडिया इन सम वे और दी अदर इज़ अ क्रिएटिव डिज़ाइंस एंड क्रिएटिव प्रोसेस कि इसमें हम उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं ले रहे होते बल्कि वहाँ पे उल्टा हमारी चीज़ों की डिमांड है. तो ये ईस्टर्न तो हमारा डेफिनेटली जाता है. वेस्टर्न जो मैंने आपको कहा था वो आई एम नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन, वो ज़्यादा फिजिकल और ओवरऑल ब्रांड की अप्रोच से रिलेटेड था क्योंकि टेमू या इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं दे आर सेलिंग रियली गुड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट वेरी गुड प्राइसेस. सो आई डोंट थिंक वी नीड टू कम्पीट विद इट और No, but वहाँ पर ये मसला आ रहा है ना, that's where the biggest arbitrage opportunity exists because anything from China is increasingly going to find itself amidst a global tariff war. अभी पिछले दिनों ना यूटोपिया डील्स का अगर आप देखें तो यूटोपिया वाले जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर पाकिस्तान से सोर्स कर रहे थे बहुत अरसे से और उन्होंने अपने आप को वर्टिकली इंटीग्रेट करके उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पूरी फैक्ट्री बना ली. 10, 12, 15 हज़ार बंदा एम्प्लॉय कर लिया. $300-400 मिलियन की वो सेल करते हैं टेक्सटाइल के अंदर. रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि जी हम 250 एकड़ के ऊपर हम पूरा प्लांट बना रहे हैं और वो इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं. अच्छा, मैं वॉज वेरी क्यूरियस कि मतलब कितना ही टेक्सटाइल बेचेंगे ना कि 250 एकड़ का वो है. पता ये लगा कि जी दे आर नाउ गेटिंग इनटू एन एंटायर रेंज ऑफ डिफरेंट SKUs बिकॉज दे वर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि टैरिफ वॉर इज अबाउट टू हिट दिस. दे अनाउंस्ड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस इवन बिफोर ट्रम्प. दे रियलाइज्ड कि यार चाइना वाला सिस्टम नहीं चलेगा. चाइना इज गोइंग इनटू हाई वैल्यू फर्स्टली. सेकेंडली
चाइना इज़ नाउ वो अब टारगेट पे है. तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक्स, दिस दैट. उनका ज़ाहिर काम, अमेजोन वाला उनको पता है कि जहाँ कपड़ा बिकता है वहाँ 10 और चीज़ें भी बिकती हैं, तो वो कुछ भी उसमें से निकाल सकते हैं. सिमिलरली फैशन में लोग इस वक्त कह रहे हैं कि यार हम शीन से कम्पीट नहीं कर सकते. इसके ऊपर एक्चुअली पूरी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी उस दिन. यूएस के अंदर शीन एंड टीमू हैज़ कम्प्लीटली कोलैप्स्ड बिकॉज उनका वो एक पूरा मॉडल था अराउंड, वो मैक्सिको भेजते थे माल और वहाँ से वो पूरी सप्लाई चेन कट हो गई है. सप्लाई चेन कट हो गई है. दे नो लॉन्गर इन्वेस्टिंग मनी इनटू मार्केटिंग, दिस एंड दैट. उनकी यूएस ऑपरेशंस हैव कोलैप्स्ड एंड collapsed in the biggest market of the world. United States is the biggest market. Is the biggest market. अब वो जब वहाँ पे वो कोलैप्स की है तो कंज्यूमर तो वहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना. उसने या इफ नॉट दिस देन दिस. तो वहाँ पर आई डू बिलीव कि वहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज. अच्छा वो अल्लाह का करना, वो जिस तरह आपके सितारे बड़े अच्छे चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी सितारे बड़े अच्छे चल रहे हैं कि वो पता नहीं चाइना के बाद इंडिया ने आना था, वो इंडिया से भी लड़ाई चल रही है इस टाइम पे. तो आई फील दिस इज अ ग्रेट टाइम. हम रह गए, हमारे तो पता नहीं वो बेस्ट फ्रेंड बने हुए. बेस्ट फ्रेंड है. रिसेंटली वो जो भी वाइट हाउस गया है सब हैप्पी नहीं आए. हम बस हम बड़े हम बहुत हैप्पी हैं. तो आई होप वो चलता रहे, आई होप कि वो सिस्टम चलता रहे. बट आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी बिजनेसेस एज वेल, व्हिच इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि मे बी नॉट योर सेल्फ बट हैव यू एक्सप्लोर्ड कि भाई क्या लाम से अभी कोई कॉन्वर्जेशन हुई कि यार आपके पास कोई डेटा है, क्या मार्केट है जिसको हम पोटेंशियली टैप कर सकते हैं वगैरह वगैरह. एक्चुअली उनसे डिस्कशंस वगैरह तो वही चलती रहती हैं. उसका एंड डे रिजल्ट भी वही निकलता है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार ईस्टर्न की बहुत डिमांड है. लाम ने एक्चुअली उसको बहुत एक्सप्लोर किया. जो हमारे अंदरून वगैरह में हैंडीक्राफ्ट और उस तरह की चीज़ें, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बाहर थी जो कभी वहाँ मिलता नहीं था. उसने उसको बहुत क्रिएट किया. वी हैव डिफरेंट प्लान्स ऑनलाइन रिलेटेड. मैनी ऑफ देम वी जस्ट फाइंड देम के आरंट वर्किंग, वी नीड टू ट्वीक इट, बट वी डोंट हैव अ डेफिनेटिव प्लान एज ऑफ नाउ. जो अभी आपने पहले कहा था कि यार शाइन को बीट करना इम्पॉसिबल है, यू नेवर नो. एक्चुअली आज से 10-15 साल पहले इट वाज अबाउट ज़ारा कि आई मीन दे हैड सच एन इनॉर्मसली एफिशिएंट सप्लाई चेन that they can't be beaten. But now Shein is giving them a run for their money. उनके जो obviously जो उनके जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इतने लेबर लॉस भी ना होते हैं ना वो करना होता है, which is fine. जो भी आप कंट्री में आप उसके हिसाब से ही करते हो ना. So they are very flexible about it, they are very quick about it. उनकी प्रैक्टिसेस थोड़ी डिफरेंट हैं. So you never know कैसे करके कभी कोई चीज़ चेंज हो जाए और कि पाकिस्तान में भी कोई Shein जैसा काम करना शुरू कर दें. So but I think we are working on plans, but we haven't been able to crack as of now. One day we really hope we will, but I do think that some of the bigger brands have either also not been able to crack this, how we can make a place for ourselves in the global presence or in the global market, online marketplace. It's still I think work in progress. यानी कि that was just a question because there is an opportunity. but मैं इसमें ये भी कहूँगा कि मैं स्टार्ट में अपने इंट्रो में मैंने तुर्की का एग्जांपल दिया था. और तुर्की मैं जब 2020 में गया यार मैं हैरान रह गया ना वहाँ पर कि उनका LCY की एंड एक और उनका था आउट, पता नहीं क्या नाम था उस ब्रांड का. इट वाज ह्यूज एंड इट वाज सो चीप कि मैंने कहा यार ये चल कैसे रहा है ना, यहाँ पर व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. बड़ा मैंने उसके बारे में सोचा, बड़े लोगों से बात की. बॉटम लाइन मुझे इवेंचुअली ये समझ आई, पता ये लगा कि उन्होंने कहा कि यार ये LCY की अगर 15-18 कंट्रीज़ में है तो उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि LCY की बिकेम ह्यूज इन टर्की फर्स्ट, राइट. सो दे टुक टर्कीज़ मार्केट गेव देम स्केल. सो उनका जो अगर उन्होंने 5,000 SKUs बनाने हैं और उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल पे करना है, फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड, तो उनको पता है कि ये सारा माल मैं तुर्की में बेच दूंगा. जब उस इकोनॉमिक्स पे वो करते हैं अपने आप को और फिर उस इकोनॉमिक्स को वो बाहर ले जाके स्टोर खोलते हैं, दे कैन कम्प्लीटली टेक ओवर द मार्केट, राइट. पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली लेस देन 3% पीपल वुड वेयर वेस्टर्न वेयर, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वुड वेयर ईस्टर्न वेयर, जिसकी वजह, और ईस्टर्न को तो आप बाहर नहीं भेजा, शलवार कमीज को तो नहीं आप बाहर की ग्लोबल ऑडियंस को बेचेंगे ना, आपने उनको जैकेटें बेचनी है, शर्टें बेचनी है, स्वेटर बेचने हैं. अब वो चीज़ अब चेंज हो रही है जिसमें द फर्स्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर लोकल ब्रांड्स विल बी टू गेट द जेन जी एंड द जनरेशन अल्फा इन द फ्यूचर completely hooked to this western wear clothing and get their scale from that, and then when they go out and expand it will be much easier for them. And so I do agree कि इस वक्त this potential opportunity and the growth of the pie within Pakistani market is so big कि अगर आप बाहर नहीं भी जाते I think you have a great future.
that lies ahead. Again, इसके ऊपर ChatGPT भाई कहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर, अगले 10 साल की जो ग्रोथ है, इस वक्त अगर $1.5 अरब की मार्केट है, तो this is going to grow up to $5 billion in Pakistan. And that's a conservative then you don't estimate. need to look anywhere else. You don't need to look anywhere else, right? टर्की का ये कि टर्की में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी रही है उनके जो, और जैसे चाइना एक प्रोडक्शन और गारमेंट का पावर हाउस है, उस तरह टर्की भी है, और टर्की थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम है. सो आई मीन इट्स सेल्फ इज़ अ पावर हाउस, और दे हैव अर्नड अ लॉट एज वेल. उनकी जो वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी ग्रोथ वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बट इट सेल्फ भी वो एक काफ़ी तगड़ा प्लेयर है. सो उनके थोड़े से डायनामिक्स हैं ना टर्की के, इसलिए थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं. बट यू नो के जो ग्लोबल प्रेजेंस की बात है, जैसे भी आप कहते थे टर्की ने काफ़ी किया है उनके ब्रांड्स ने. बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग टू इट कि इवन लोकली भी और इंटरनेशनली भी जो रिसेंट जो ब्रांड्स ग्रो हुए हैं ना, दे आर ऑल रिटेल बेस्ड. कैन यू फाइंड एन एग्जांपल ऑफ अ फैशन रिटेल फैशन ऑनलाइन ओनली brand that has grown like No, I think exponentially. So there's one Amiri. I would like everyone, even yourself, कि अगर आप देखा हो कि उसने बहुत तेजी से ग्रो किया. It started in 2015. Amiri, it's a Iranian Italian brand. It's grown like exponentially. It has stores at Dubai, at London, at United States, and everywhere, hotspots. Same, there's one brand that started online that was called Elo Yoga. It has also grown significantly, converted to physical space, and now it has again, it also has outlets and stores at prominent places. Locally हम देखा जाए तो Lama ने एक steep growth की है. Primarily a retail brand. I mean, it also had a very steep growth recently, and I think it started in 2021 or 2022 max. नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल बचा है कि आई थिंक ई कॉमर्स का पहले तो ख्वाब ये था कि अब तो सब ई कॉमर्स होगा, दुनिया सब खत्म हो जाएगी, सब ई कॉमर्स पे चले जाएंगे. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यस, अगर मेरा कोई ऐसा ब्रांड है जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा 5-8 साल से इंटरेक्ट किया है और मुझे एग्जैक्टली पता है कि उसका कौन सा आइटम मुझे चाहिए, तो मैं ई कॉमर्स पे जाता हूँ. लेकिन मैं जो कि बहुत ई कॉमर्स फ्रेंडली बंदा हूँ, मैं भी जब तुन के आइटम्स उठाता हूँ ना, तो मैं आउटलेट जाता हूँ, और अगर आउटलेट नहीं होता ना, तो मैं फिर किसी और के पास चला जाता हूँ. जो एवरेज परचेज वैल्यू है ना, वो इन स्टोर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड मैं जो देखता हूँ ना कि अगर मैं 4 ब्रांड्स का नाम लूँ, मंटो, फिटेड, बंडाना, लामा, ये 4 ब्रांड्स अगर ऑनलाइन ना होता ना, ये एग्जिस्ट ही ना करते. राइट? Online is a great place to start and create to test out the market and create a initial loyal customer base, and then scale के लिए I think retail is there is no alternative to retail. To refine your product, but you know कि इसमें इसको differently लेके चलना चाहिए. I'm just saying कि जैसे different mediums अभी आपने कहे थे ना कि Meta is one medium, Google Ads is one medium, newspaper advertisement is one medium, and TV commercials is another medium. Online is another medium. So if you want to open a restaurant, आप कर सकते हो क्या, delivery only है, या आप कह सकते हो फूड पार्ट ओनली है. बट इफ़ यू रियली वांट टू स्किल, यू शुड बी एट एवरीवेयर. अ बिग ब्रांड जस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में, इट्स लाइक एवरीवेयर. इट्स लाइक यू सी देयर एड्स, जैसे मार्केटिंग का होता भी है ना कि यू नीड टू शो सेम थिंग टू द सेम पर्सन 7 times टू मेक हिम टू कन्विंस हिम टू बाय. सिमिलरली दे नीड टू बी एट एवरी प्लेटफॉर्म इफ दे वांट टू स्केल टू देयर कंप्लीट पोटेंशियल. तो ऑनलाइन अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, उसकी रिफाइनमेंट, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं कि आप बड़े ब्रांड्स के लिए कि वो कुछ ऑनलाइन ओनली सेल लगा लेते हैं. काफ़ी दफ़ा इन बड़े ब्रांड्स के पास इतना ज़्यादा स्टॉक होता है कि वो उसे अपने स्टोर्स वगैरह में नहीं रख सकते, तो वो ऑनलाइन पे उसे पुश कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो दोनों को साथ लेके चलती हैं. What's the cost of a store? Cost of a store in terms of CapEx, OpEx? No, for renovating it or the complete process. So we'll talk about constructing it first. So it let's say if it's 1,500 to 2,000 square feet, it will cost around rupees 10 million if you are very efficient. I'm talking about जो modern stores बन रहे हैं ना, अब stores के. हाँ, so it will cost around easily. And what's the cost of running it? Cost of running it depend majorly. इसमें सैलरी का सबसे बड़ा हेड होता है, कमीशंस का सबसे बड़ा हेड होता है. दैट इज़ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड मेंटेनेंस. बट मेजरली जो रेंटल और सैलरीज जो है ना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके जो वो होता है. अगेन डिपेंड्स आपके पास कितनी स्पेस है. आइडियली इट शुड नॉट क्रॉस 15 to 20% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू. इफ इट क्रॉसेस 15% देन इज समथिंग टू वरी अबाउट. इफ इट्स लेस देन 15% इट्स ऑल गुड. जो ऑनलाइन है इसमें डिफरेंट हो जाता है मुजम्मिल के, इसमें रेंट सैलरीज वगैरह ऑब्वियसली बहुत कम होती है. सो फॉर एग्जांपल देयर इज वन गाय जिसको मैंने एंट्रीज के लिए रखा हुआ था. सबसे पहला जो हमारा काम था ना कि जिसके ऑर्डर्स आ रहे हैं उसने उसकी एंट्री करनी है, कि सिटी सेलेक्ट करनी है, उसका नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है.
सो वो पहले काफ़ी देर बैठा रहता था, काफ़ी देर करता रहता था। फिर उसके बाद हमने एक एक प्लगइन वगैरह डाली और उसके बाद सारा कुछ वो ऑटोमेट हो गया। सो अब वो ओवरसी करता था, तो बार बार उससे पहले लग रहा था कि यार इसके लिए काम बहुत ज़्यादा हो गया, ये मैनुअली कर रहा है, लाहौर को लिया कर देता है, कराची को कुछ को हार्ट कर देता है, और ह्यूमन एरर है। ऑन सर वो सर बस हो गया ना, अब क्या करें, कोई बात नहीं, गलती से हो गया ना। मैं भी कहता नहीं कोई बात नहीं, ध्यान से करो यार। लेकिन उसके बाद एकदम से पता चला कि जो लग रहा था कि यार ये तो ज़्यादा बंदों का काम है, हमारे तो ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं, फिर पता चला कि यार एक बंदा आप बस यही देख रहे हो और यही कर, क्योंकि वो इतना ऑटोमेट हो गया। तो ऑनलाइन का ये बहुत है कि इसमें ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्डर्स मैनेजमेंट की OMS सिस्टम्स आ गए हैं या बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि शुरू में मैं ऑर्डर कंफर्म भी करता था, तो उसके लिए भी हमने एक टाइम स्लॉट रखा होता था कि इस टाइम से इस टाइम पे हम ऑर्डर कंफर्म करेंगे। अब वो भी हमारी रोबो कॉल्स जाती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती हैं, एफिशिएंट ज़्यादा हो जाती हैं। कि हम नेक्स्ट डे करते थे उसे ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए कि लेट्स उसने 7 o'clock आज ऑर्डर किया, हमारा ऑफिस बंद हो गया, हम कल आए, हमने सुबह की है, तो तब तक वो उसका मूड भी चेंज हो गया या वो अवेलेबल नहीं है। रोबो कॉल बहुत क्विक होती है। आपका जो ऑर्डर है लेट्स से 100% ऑर्डर्स में से कितने रिटर्न होते हैं? और 10%, 7 to 10%। 10%? It's a good average, I tell you. शुरू में it was around 75% डिलीवर होते थे और 25 नहीं होते थे। और अभी भी काफ़ी मेरे से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो यही होता है, लोग सबसे ज़्यादा मेरे से यही पूछ रहे होते हैं। तो और स्पेशली जो नए स्टार्ट कर रहे होते हैं, सो आई विल जस्ट गिव देम कॉन्फिडेंस कि यार दिस हैपन्स, दिस इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। डोंट फील कि जब तक उसने आपको कंफर्म किया तब तक ऑर्डर है, नहीं, जब उसने पैसे दे दिया ना, सेल तब क्लोज होगी। उससे पहले उसका कंप्लीट राइट है यार, वो नहीं लेना चाह रहा, उसने कमिट किया था, कोई बात नहीं, डोंट टेक इट सो ऑन योर हार्ट, कोई बात नहीं, ऐसे चलता है। बट विद टाइम आई एश्योर कि ये कम होता है। रिपीट कस्टमर्स का रेट मुजम्मिल बढ़ जाता है आपका लेने का, जैसे जैसे आपका मार्केट में ट्रस्ट बनता जाता है, आपके प्रीपेड ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं। प्रीपेड ऑर्डर्स का रेट ऑलमोस्ट 100% होता है। समहाउ वो कस्टमर के जो इशूज़ थे ना, मैं मिल नहीं रहा, वो ख़त्म हो जाते हैं सारे पेड ऑर्डर्स में। वो मुझे बताया ही नहीं मुझे को, वो सारे और मसले जो है ना, वो या मेरी तो बाहर की फ़्लाइट थी, वो सारे मसले हैं ना, वो उसी में ख़त्म हो जाते हैं। एज लॉन्ग जैसे कस्टमर पैसे दे देता है ना जब पहले, फिर वो तो एक्चुअली विद टाइम ये हमेशा कम होता है। 10% रहेगा, 100% में से प्रीपेड अब कितना हो गया? अब बढ़ता जा रहा है, 15 to 20% होता जा रहा है। और जो कमीशन होते थे जो क्रेडिट कार्ड और गेटवे वाले लेते हैं, वो भी माशाल्लाह वो भी इंक्रीज करते जा रहे हैं अपना, वो भी विद टाइम काफ़ी होता जा रहा है। हाँ, वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। Do you think कितने % हो रहा है इस टाइम? यार एक्चुअली आई थिंक नाउ टू बी एग्जैक्ट, अभी जुलाई 1 का आई थिंक इज बिटवीन 2.5 to 3% नाउ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। डू यू थिंक जो अभी लेकिन इसमें से सॉरी इसमें से बीच में से जो हम जिसको यूज़ करते हैं शॉपिफाई को, अब खैर ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स ही शॉपिफाई को यूज़ करती हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो आया था मेरे दोस्त ने किया था, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम शॉपिफाई वाज वन ऑफ द मैनी। नाउ एनीबडी नीड्स टू स्टार्ट, जस्ट थिंक जस्ट लॉक इन शॉपिफाई, बाकी काम आप बात पे करें। तो इसमें से कुछ परसेंटेज शॉपिफाई की भी होती है, वो भी अपना पेमेंट गेटवे भी शॉपिफाई अपना ही प्रीपेड में रखता है, नॉट ऑन COD ऑर्डर्स। या प्रीपेड ऑर्डर्स में उसका कट होता है, नॉट ऑन COD ऑर्डर्स। अच्छा, प्रीपेड का पेमेंट गेटवे आप लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? पेफास्ट, एज ऑफ नाउ पेफास्ट का करें। Okay, and you think that the fintech revolution is increasing the volume of prepaid now? People are getting comfortable, trust बढ़ रहा है, तो automatically ऐसे जा रहे हैं। ट्रस्ट ज़्यादा उस पर ब्रांड का ज़्यादा होता है, लेकिन एक ट्रस्ट जो बढ़ गया है वो ये है कि 3-4 साल पहले कस्टमर यही समझते थे कि अगर हमने किसी लेसर नोन वेबसाइट पे अपनी कार्ड डिटेल्स डाली हैं तो उसने हैक होना ही होना है। दैट ओनली ट्रस्टेड वेबसाइट इज़ मे बी जो दुनिया की बड़ी हैं, बट अदरवाइज़ नहीं। बट नॉट नोइंग कि यार ये पेमेंट गेटवे होता है, इसमें किसी के पास कार्ड ना, गेटवे वाले के पास आपकी कार्ड की डिटेल्स आती हैं ना, ब्रांड के पास आती हैं। आई थिंक वो अवेयरनेस फिनटेक कंपनीज की वजह से, इसकी पेमेंट ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कि नोबडी हैज़ योर नंबर, नोबडी हैज़ योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। फिर रिसेंटली इसमें 3D सिक्योर भी आ गए हैं कार्ड्स, अब दे आस्क फॉर द OTP, ये पहले नहीं होता था। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा केसेस हमारे ऐसे होते थे कि किसी ने हमें ऑर्डर दे दिया, हमने उसको भेज दिया, बाद में पता चला कि वो तो क्रेडिट कार्ड वाला बंदा ही वो नहीं था, और उसमें फिर ये कि वो डिस्प्यूट में चला जाता है। तो अब ये कि ऑब्वियसली जब आपने स्टार्ट ही किया होता है, फिर अब आपके लिए एक पेमेंट इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या डिस्प्यूट में फिर आपको रिक्वेस्ट की भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मुझे ये बताएं कि आपका जो डिलीवरी के पार्टनर्स हैं, आर यू यूजिंग मल्टीपल पार्टनर्स फॉर मल्टीपल रीजन्स? वी हैव टू यूज इट, आई मीन नोबडी डज अ गुड जॉब, सो वी हैव टू यूज मल्टीपल। इट्स अ स्टार्ट, वी वर्क विद एवरीवन। You're working with everyone. You haven't been able, so
Is that defined based on different regions or जहाँ पर आपको पता है कि यार We इसकी try अच्छी to make it approach as है? efficient as we can on our own end कि यार लाहौर वाला ये इनको देना है, कराची वाला इसको देना है, बट वो ऐसे हैं कि यार कराची में आज जो अच्छा काम कर रहा है कल पता चला कि वो कल नहीं डिलीवर कर रहा, फिर वो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली ऑन गोइंग प्रोसेस. तो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम ही वर्क कर रहे होते हैं बैक एंड पे. सारे एक जैसे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि स्टैंड आउट यार करता है कोई कि करता है थोड़ा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता. स्विफ्ट आई टेल यू इट इज़ बैंकरप्ट नाउ, वो ऑपरेशनल नहीं है. इट वॉज रियली गुड एट गुड पॉइंट इन टाइम जब वो था, तो वो इट वॉज वेरी गुड विद पेमेंट्स. और वो भी बंद भी ऐसे ही हुआ था एक ही दिन ही, मतलब ना कि उससे पहले वो आके कह रहे हैं कि जी अब हमारे राइडर्स के पास हाथ में GPS होगा और पता नहीं क्या होगा, और आप उनसे कर भी रहे क्योंकि वो ऑलमोस्ट फिनटेक टाइप सी कंपनी थी, यू नो. वो इस तरह की बहुत टेक रिलेटेड बातें करते थे, काम भी बहुत अच्छा करते, डिलीवरी रेशियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, फिर अब वो एग्जिस्ट नहीं करती. आई थिंक ये मेजरली मुझे लगता है कोरियर कंपनीज़ का ना मतलब ये इनकी पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी होती है, और उसमें ये होता है कि रेट्स बहुत कम देते हैं, और फिर शायद उन रेट्स को वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में हो नहीं पाते, ऑपरेशंस को बेहतर नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास फंड्स इतने नहीं होते. मुझे जो समझ आती है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कुछ ना कुछ, कि ये रेट्स बहुत कम देते हैं, वो शायद लॉस में ही होता है या ब्रेक इवन पे होता है, फिर उनके पास इतने बंदे नहीं वो मैनेज कर पाते कि उस रेट में से वो कर सकें, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है. 1-2 रुपये भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हिट पड़ती है. बट हाँ, कोरियर कंपनी मोर और लेस आई थिंक स्टिल it's saturated, but still if somebody wants to start a good courier company they can. Postex हाँ, Postex is one of them. Postex is good. It's better, but still room for improvement, but it's better. और वो ऐसे ही है कि वो I think it's COD only. What do you think is where is the room for improvement for them? I think रिपोर्टिंग और जो एक्चुअली जो ज़्यादातर कोरियर कंपनी जो मतलब जो सफ़र करती हैं ना, वो करती हैं लास्ट पॉइंट राइडर से, कि उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे होता है कि मैंने ये देना है आज या मैंने नहीं करना. सो आई थिंक कि ऑल कोरियर कंपनीज नीड टू वर्क ऑन दैट एंड. बाकी इनका स्मूथ होता है कि एक बंदा आके लेके जाता है, फिर आगे से वो डिस्पर्स कर देता है, ये यहाँ जाना है वहाँ जाना है, फिर वो भी आगे से डिस्पर्स कर देते हैं कि यार हाँ ये हमें कराची स्पोर्ट पे मिल गया, अब हमने ये वाला इस वाले ब्रांच पे. आगे से जो लास्ट माइल होता है ना, वो यूजली जो ज़्यादातर जो डिलीवरीज फंसती हैं ना, वो वहाँ पर आके फंसती हैं. जो इन ट्रांजिट होती हैं ना, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है लास्ट पॉइंट राइडर वो ज़्यादा उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे है, डिस्क्रिप्शन. हाँ, डिस्क्रिप्शन पे है. What about money transfer, right? So Postex की पूरी स्पील ये है कि जी हम आपको फ़ौरन पैसे दे देते हैं. Do you use that? जनरली बाकी जो प्लेयर्स हैं पैसा टाइमली आ रहा है या वही 60 दिन में फंस गया, नहीं आ रहा, ये मसला वो मसला. अच्छा, अब तो वैसे कोरियर कंपनीज बहुत क्विक करती हैं, लेकिन जब स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम पे 2 ही प्लेयर्स थे, दैट वाज TCS एंड लेपर्ड्स. अच्छा, दोनों की पेनिट्रेशन तो बहुत ज़्यादा थी, अभी भी सबसे ज़्यादा उन्हीं की पेनिट्रेशन है, बट उनके अपने राइडर्स और अपनी टीम को भी ना COD की इतनी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग उनको भी नहीं थी. सो मेजरली उस टाइम पे जो पेमेंट्स थी ना, वो उनका स्टैंडर्ड था कि हम आपको 21 डेज़ बात करेंगे. दैट वाज अ स्टार्टिंग. 21 डेज़ को वो कभी खुद ही उसको वर्किंग डेज़ बना देते थे कि यार वो तो आपको वर्किंग डेज़ का था. तो जैसे मतलब पासपोर्ट आप लेने जाते हो ना, कोई डॉक्यूमेंट के वर्किंग डेज थे या वीज़ा, उससे अच्छा वर्किंग डेज हैं, अब हम पैसों का वेट कर रहे हैं. तो वो वाला एक वो भी टाइम देखा. फिर ये होता है कि कोई ना कोई कंपनी, अब ऑलमोस्ट सारी कंपनीज क्विकली करती हैं, पोस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा क्विकली करता है, बाकी भी क्विकली ही करती हैं, बट कहीं ना कहीं आके ये कभी ना कभी ज़रूर कोई ना कोई कोरियर कंपनी स्टक होगी. तो डाइवर्सिफाई करना, सबके साथ काम करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कोई ना कोई कंपनी ना कभी ज़रूर हैंड्स अप कर लेगी फॉर सम टाइम कि यार हम आपको महीने तक नहीं कर सकते, अब आप हमारे पीछे हम आगे. राइट. अगर मैं आपसे कहूँ पूरे पाकिस्तान के ऑर्डर्स निकालें, उसमें से KLI को साइड पे रखें और बाकी ऑर्डर्स बताएं, तो क्या परसेंट? हमारी 20%, KLI की 80% है और बाकी 20%. एग्जैक्टली. ये बाय चांस ही ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 80-20 प्रिंसिपल पे आ गए अनइंटेंशनली, बट हाँ ऐसा ही है. डू यू थिंक दैट्स अ मैटर ऑफ योर टारगेटिंग और कंज्यूमर डिमांड? मैं इसकी ऑल्टरनेट देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने किससे बात की, प्राइस ओए से भी रिसेंटली बात हुई. प्राइस ओए जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव आइटम बेच रहा है, बड़ा ट्रस्ट का भी उसका एलिमेंट है. प्राइस ओए कह रहा है जी हम 60% पे पहुंच गए आउटसाइड ऑफ KLI. बहुत इंटरेस्टिंग मेट्रिक है, बिकॉज अगेन डिमांड क्रिएशन सारी वहाँ पे हो रही है. यस, अर्बन में हो रही है, अर्बन में कस्टमर है, बट अर्बन में ना पाए स्विच हो रहा है. मैंने एक एवरेज बंदा है, मेरे साथ जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो बहुत सारे जो लड़के आए हुए थे वो डिफरेंट छोटे टाउन से आए हुए थे. वो थे जो कि बिल्कुल ही नॉन ब्रांडेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. फिर मैंने उनको 4 साल में ओवरऑल कन्वर्ट होते देखा कि जी आउटफिटर्स पे गए, फिर जीन्स के लिए जी लिवाइस, बहुत जो अच्छे निकल गए उन्होंने जी लिवाइस पकड़ ली, वो अपना उसके हिसाब से उन्होंने ब्रांडिंग्स पकड़ी. KLI का जो कस्टमर है वो फिटेड नहीं लेगा तो वो कुछ और ले लेगा, वो कुछ और नहीं लेगा तो कुछ और ले लेगा, बट वो ब्रांड के पास जाएगा. जो डिमांड क्रिएशन मेरे हिसाब से मेजॉरिटी होनी है वो
फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, दिस दैट, जहाँ पे कस्टमर एक्चुअली पहली दफ़ा इस पूरे मीडियम, इस पूरी फैशन सेंस में घुस रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, और फिर वो जब किसी चीज़ पे पक्का होगा तो वो अगले 10 साल चलाएगा और अपने बच्चों को भी बताएगा. एंड दैट आई फील लाइक इज़ अ part where e-commerce plays an incredible role because you cannot penetrate that deeply across, there's a lot of cost to it. Whereas अगर आप जा कर के आप एक single point of entry से आप बहुत सारी different को कर लेते हैं. In your opinion, what do you think is the reason why that number has been 20% and not been able to grow? Is that because KLI से इतनी डिमांड है कि आपके पास टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी नहीं है कि आप उधर सर्विस कर सकें, आपने टारगेट नहीं किया उसको, वहाँ का कस्टमर अभी उस तरह से वो नहीं हुआ, क्या कहते हैं उसे, उधर मतलब डिमांड नहीं आ रही, प्राइस पॉइंट का मसला है? व्हाट डू यू थिंक इट इज़? आई थिंक नंबर ऑफ बायर्स भी KLI में मेरी थिंक कि ये ज़्यादा हैं, मेरी सोशल सेटिंग्स भी कुछ ऐसी हैं, परचेज़ बिहेवियर भी ज़्यादा है, और आई थिंक कि मेजरली हमें अपने अगर एंड पे देखा जाए तो यही है. जो दूसरे पे ये है कि ऑब्वियसली अगर एक चीज़ इतना अच्छा, एक मार्केट अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है और हम पर्सनली बैक ऑफ द माइंड खुद फील करते हैं कि यार इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू डबल डाउन ऑन दिस रादर देन वर्किंग ऑन, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है. जो अब आप KLI से आउटसाइड माइनस KLI बात करें, इट्स अ वेरी बिग एरिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एज वेल, कि अगर हम उसको टारगेट करना वगैरह, आई थिंक इट्स फाइन दैट वी कंटिन्यू टू फोकस मोर ऑन इंटायर पाकिस्तान, एंड इट्स फाइन इफ द मोर ऑफ द ऑर्डर्स और मोर ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द KLI. इट्स विल बी more or less the same for all industries. Some will be having more, some will be having less, but that's how अभी तभी तो ये एंकरेज भी KLI इसलिए बना हुआ है ना, क्योंकि ये इतना कॉमनली यूज़ होता है अब. तो इस्लामाबाद एक्चुअली इंक्लूड्स रावलपिंडी एज वेल, सो ऑब्वियसली लाहौर का भी है कि लाहौर के सूबर्ब्स हो गया, अब आसपास जो लाहौर के सूबर्ब्स है वो भी अपने आप को लाहौर ही रेफ़र करते हैं. वो ये कि बाद में हमें कोरियर कंपनी कहती है कि आपने ये लाहौर लिखा हुआ था, ये लाहौर नहीं है, ये लाहौर से 20 किलोमीटर्स दूर. हम कहते हैं यार हमें तो नहीं पता ना. सो आई थिंक सूबर्ब्स ऑफ लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची इटसेल्फ, लाइक कराची इटसेल्फ अगर देखा जाए तो इट्स लाइक आई थिंक 10% ऑफ और मोर देन 10% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन. So obviously वहाँ से तो ऑर्डर्स वैसे ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं. So I think it's fine. प्लस मुझमें ऐसा भी है कि सिटीज़ में ना, सिटीज़ में हमेशा पुल फैक्टर होता और रूरल में हमेशा पुश फैक्टर होता. सो अगर आपका कोई कस्टमर या वर्किंग क्लास जिस तरह के कस्टमर्स हमारे हैं, तो there's हाई चांसेस कि थोड़ी देर बाद वो सिटी में ही हो. There's a high chance for that. Makes sense. I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 40 minute mark. Probably last couple of questions that I would love to ask you. पहला तो मुझे ये बताएं कि what are the biggest challenges that you face right now, whether that is policy or otherwise, being a Pakistani company, जो कि in an ideal world अगर ना होते तो you would have been able to grow very much more rapidly than you're growing right now. In an ideal world तो I don't think कि ऐसा होगा कभी. There's been completely robust environment हमेशा से. Challenges हमेशा नए डेवलप होते हैं. मतलब जो आज हैं वो कुछ साल पहले नहीं थे. इसलिए ऐसा होता है कि पहले हम थे बिल्कुल ही लो टीयर में, हैप्पीली इन दैट, बट ऐसे था कि तब चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थे. जब हम उसको आउटस्मार्ट करके थोड़ा सा आगे आए तो पता चला कि द शार्क्स आर नाउ इवन बिगर, स्टेक्स आर इवन हायर. फिर हम उससे बीट करके जब नेक्स्ट पे गए तो पता चला कि नहीं यार, इट्स इवन मोर डेंजरस. जैसे गेम में नहीं लेवल्स वगैरह होते हैं, तो चैलेंजेस हमेशा रहते हैं. हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कस्टमर बेस को एक्सपैंड करना. एक्चुअली द वेरी गुड मैट्रिक दैट वी हैव वो है हमारा रिपीट कस्टमर. इट्स वेरी हाई माशाल्लाह, इट्स वे अबव 50% ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. बट यहाँ से ये पता चलता है कि शायद हम नए कस्टमर्स को इतना एंगेज नहीं कर पा रहे, या फिर शायद मार्केट ख़त्म होती जा रही है, जो कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसा नहीं है. सो मेकिंग मोर कस्टमर्स टू ट्राई आवर प्रोडक्ट, मेकिंग, क्योंकि एक्चुअली जब से हमने स्टार्ट किया ना, काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हमें आज भी मिलते हैं कि जो कहते हैं कि यार हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, बट इट्स जस्ट लाइक कि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया तो हम आपकी वजह से हमने स्टार्ट किया. सो वी जस्ट, और हम अभी भी मिलते हैं, लेटली रिसेंटली भी मिलते हैं कि ऑनलाइन मैं नहीं लेता था, मैं सिर्फ आपसे लेता हूँ, विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग. इट्स रियली वेरी सेटिस्फाइंग दैट
we are able to add value, and they feel empowered, they feel motivated, they feel successful by wearing our clothes. तो I think हमारे मेजर चैलेंजेस इस वक्त कस्टमर बेस को एक्सपैंड करना, और जो मेजरली मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी तरह कुछ ग्लोबल भी हमें करना चाहिए. पाकिस्तान नीड्स इट, वी नीड इट, बट मोर देन दिस द कंट्री, द नेशन नीड्स इट एज वेल, कि पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी हो ब्रांड्स की तरह. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स एंड इट्स आई थिंक इट्स स्लाइटली अनफॉर्चुनेट कि कोई भी एक ब्रांड अभी तक प्रॉपरली ग्लोबल स्केल पे नहीं जा सका. राइट. एंड इस वक्त आर यू लुकिंग एट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो? वी आर नॉट लुकिंग for that, but we are open to listen to some if there are any good investment opportunities, but that needs to align with our goal. So because we are not chasing capital, we are chasing loyalty and brand, and we are chasing perception, we are chasing good customers, good numbers. Capital is one thing of it, but it's not everything. In terms of capital, potentially, would you be interested in just capital infusion into you and then you're growing the way that you're growing, or उसके बहुत सारे different models हैं. एक मॉडल ये है कि यार अगर आपने एक आउटलेट बना लिया है, उसकी एक अकाउंटिंग आ गई है, तो अब आप कहते हैं कि यार फ्रेंचाइज पे चले जाते हैं. कराची में किसी को बोलता हूँ कि यार तुम क्योंकि पैसे वाला बहुत बंदा बैठा हुआ है जिसने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है. अब मैं उसको फिटेड की इक्विटी देने के बजाय मैं उससे कहता हूँ, मैं मॉडल ले आता हूँ कि यार कराची में अगर आउटलेट खोलना है, हम आएंगे, हम सारा कुछ करेंगे, तुम्हारी इनिशियल कैपेक्स आपने बोला 10 मिलियन है, 10 मिलियन का तुम्हारा कैपेक्स होगा, उसके ऊपर इतना तुम्हारा है और उसके ऊपर इतना हम जो है ना वो रखेंगे. सो यू कैन एक्चुअली क्रिएट मॉडल्स दैट डज नॉट कैनिबलाइज ऑन योर कोर बिजनेस एंड स्टिल प्रोवाइड यू विद दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रेजेंस इन प्लेसेस एंड हेल्प यू ग्रो. दूसरा, सो डज अ मॉडल लाइक दैट एग्जिस्ट? मुझे पता है फूड एंड बेवरेज में तो एग्जिस्ट करता है, बट क्या फैशन में भी ऐसा कोई मॉडल है वेयर यू कैन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट योर ग्रोथ एंड हेल्प bring more investors in and through that you can grow? Dusra, in the long term, and again this is a conversation that I've had with founders in the fashion space, उनको ये भी कंसर्न होता है, जो पहले बात हुई कि यार मैं पैसा तो निकाल नहीं रहा, अब मैंने किस तरह पैसा बनाना है. अब वो कहते हैं यार देखो, मैं अगर जो है ना आज 3 मिलियन 4 मिलियन डॉलर की सेल कर रहा हूँ ना, तो मेरी वैल्यूएशन जो है वो 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन डॉलर्स की, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मेट्रिक यूज़ करके अपनी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं. अब यहाँ तक तो 10 मिलियन तक पाकिस्तान में प्लेयर एग्जिस्ट करता है, जायंट एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको आके एक्वायर कर सकता है. वो एज इट इज़ आएगा, आके आपको एक्वायर करेगा और वो कहेगा कि यार इस पर्टिकुलर लाइन में, और आपका तो खैर ब्रांड भी ऐसा है कि जिसमें आउटफिटर्स कैन कम इन और देयर पेरेंट कंपनी एंड कम इन एंड से कि यार हम जेन जी को तो टारगेट कर रहे हैं, बट जैसे ही वो ग्रेजुएट करते हैं तो हम उसको बिजनेस कैजुअल में इस बिजनेस में ले आते हैं, तो 10 मिलियन तक वो लगा सकते हैं. फियर सबका ये है, वो कहते हैं यार हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एग्जिट पॉसिबल नहीं है. अब हम माल बेच के तो पैसा निकालते नहीं है, पैसा हमारा जो है ना वो एंड ऑफ द रोड में खड़ा हुआ है कि यार पूरी ज़िंदगी मत मार के 50,000 रुपया, लाख रुपया तनख्वाह निकाली है ताकि आखिर में वहाँ से पैसा निकाल लें. तो देन दी ओनली ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दैट कम्स इन इज़, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं होती, क्योंकि वो एक्सपेक्ट होता है कि तो पुराना बड़ा बिजनेसमैन करता है या हमारी बुक्स उतनी अच्छी मेंटेन नहीं हुई. वो IPO आता है कि यार मैं शेयर्स मार्केट में लेकर आऊँगा और मैं इवेंचुअली पैसा जो बनाऊंगा वो मैं करूँगा कि यार चलो ठीक है, मैंने अपने कुछ शेयर्स बेचे, अर्निंग्स दिखाई, शेयर्स बेचे, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, और फिर उससे मैंने एग्जिट लेकर के मैंने अपनी एसेट्स बनाई जो भी मैंने बनाने एज अ फाउंडर, एज अ इक्विटी होल्डर. व्हाट डू यू थिंक इवेंचुअली योर लॉन्ग टर्म मनी exit strategy would look like in terms of actually generating that wealth for yourself as well? Yes, you're building a brand, you will commit to that brand, you're going to grow that brand, but would you look at के यार फाइनली एट सम पॉइंट मैं जाऊँगा जाके थर्ड पार्टी को बेच दूंगा और फिर मेरा पैसा सारा आ जाएगा, या डू यू थिंक कि मैं फिर IPO करूँगा, बिकॉज और तो कोई तरीका नहीं है पैसा बनाने का? ये वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि बट फर्स्ट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना मुजम्मिल, वो उसमें हम आ जाते हैं कि जो आप पूछ रहे थे कि फूड एंड बेवरेजेस में वो एग्जिस्ट करता है उस तरह का मॉडल और इसमें करता है, तो हाँ डेफिनेटली करता है. बट समहाउ फ्रेंचाइज बिजनेस या फ्रेंचाइज मॉडल जितना ईजी और जितना स्केलेबल लगता है ना, तो स्केलेबल वो डेफिनेटली है. सस्टेनेबल है कि नहीं वो बहुत मुश्किल है. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जैसे there was one Fry Chicks as well, this is a food chain, so they expanded very quickly. I think the second best to KFC it was this, and then वो franchise वगैरह पे they were not able to provide the service जो main branch देती थी, फिर वो वापस कंबल होता गया. Now there are very less branches left. सेम उसी तरह KFC ने अपनी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बाय बैक की थी. फिर उसी तरह जैसे आप इंटरनेशनली बता रहे थे, तो राल्फ लॉरेन था, वो 90s में उनका जो क्लोथिंग थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगहों में पड़ी गई थी.
उन्होंने वापस रोल किया कि पता चला कि वो नहीं है। इवन KFC के बारे में तो 84 या 85 में ओरिजिनल जो कर्नल थे उन्होंने केस कर दिया था KFC पे, क्या खाया, उन्होंने कहा दिस इज द वर्स्ट KFC, दिस इज द वर्स्ट फ्राइड चिकन आई हैव एवर हैड। सो फ्रेंचाइज बिजनेस जैसा वैसे ईजी लगता है ना, उतना वैसे इन रियलिटी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस या उतना इफेक्टिव होता नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। हाँ ठीक है, आपने फ्रेंचाइजी से पैसे भी ले लिए, रॉयल्टी का भी कह दिया, कुछ आना भी शुरू हो गया, बट एट द एंड यू नो उसका इतना कुछ सस्टेनेबल रहा नहीं। कुछ केसेस में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सबवे हैज़ बिकम आई थिंक द बिगेस्ट फास्ट फूड चेन, आई डोंट थिंक दे कॉल देमसेल्फ फास्ट फूड बट दैट काइंड ऑफ चेन, जिसके सबसे ज़्यादा आउटलेट्स हैं, बहुत कम डिस्टेंसेस पे। दे हैव अ वेरी रिलैक्स्ड फ्रेंचाइज पॉलिसी और उसने बहुत ज़्यादा डेफिनेटली उनको हेल्प किया। सो इट कैन go either way, but most often than not जो प्रायर मैंने आपको बताया मोस्टली चांसेस उसका होता है। सेकेंडली ये कि जो आप एग्जिट स्ट्रैटेजी का मेरे से पूछ रहे थे ना, तो वो नो आई डोंट हैव अ डेफिनेटिव आंसर फॉर इट। आई थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स। समटाइम्स आई थिंक्स अबाउट द IPO, समटाइम्स आई थिंक कि इसको उस तरह लेके चलना चाहिए, बट आई नेवर हैड द आंसर टू दिस व्हेन आई स्टार्टेड, क्योंकि उस टाइम पे ना वो एक जैसे .com बबल था 2000 में, 2015 में ना 2016 में एक स्टार्टअप बबल था, एंड इट वॉज अ वेरी हिट क्वेश्चन कि यार एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या, मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी है, मेरी वो है, मेरी ये क्या एग्जिट। तो आई हैड नो एग्जिट स्ट्रैटेजी, आई जस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स वर्क। स्टिल आई एम इन दैट सिनेरियो कि आई जस्ट नो कि फॉर अ फैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, एंड इट विल ग्रो इवेंचुअली वन वे और दी अदर। बट यू नो टू अंडरस्टैंड क्या, जैसे गैम्बलिंग में या कैसीनो में होता ना, क्या दिस इज़ द एंड, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक I don't see it near future, so that's why I don't have any exact strategy in the near future, और ना ही मुझे कोई उसका idea है, I haven't worked on it. But one thing is for sure, I don't want or I don't like कि जो businesses जो generationally उस तरह चलते हैं, उस तरह के हो। I really want कि proper team हो, board of directors हो, जैसे Pepsi चलती है, Microsoft चलता है, Apple चलता है। So it's not like कि जैसे father ने start किया है, फिर उसके बाद family ही look after करे, फिर next generation करे। वो तो कहते भी है ना कि first generation builds, second generation enjoys, third generation destroys। तो I think it's much better कि उसी cycle पे रहे, board of directors हो या वो हो। That's what I really want, but exit honestly, I don't have any definite, I've thought about it, I'll be very honest, but I don't have any definitive answer. Makes sense. Last question I generally ask all of my guests, and I'd love to know your opinion as well. You went to Canada, you left that and decided to come back to Pakistan. Clearly you had a very strong affinity and interest in solving problems in Pakistan and scaling that. आज आप देख रहे हैं, ज़ाहिर you're interacting with a lot of customers, you're interacting with a lot of young people, and you're seeing different changing dynamics and patterns, and so based on that, आपने एक certain projection की भी होगी कि आने वाले वक्त में दुनिया ऐसे बदलेगी और पाकिस्तान ऐसे बदलेगा. If I were to ask you to give me an image of what 2050 का पाकिस्तान looks like to you, and I don't want an ifs and buts of if this happens and if the government does this तो ये हो जाएगा. I want just इस वक्त की vibe and इस वक्त की जो feeling है उसको extrapolate करके 25 साल बाद क्या दिख रहा है आपको कि पाकिस्तान कैसा होगा overall wider, not just in your industry but overall as a society, as an economy. How do you see Pakistan of 2050? In a nutshell, economic and creative powerhouse. As simple. Now we can go back to ifs and buts. That will be like so what's your feeling? I'm not going to say that's purely based on the vibe. That's purely based on the vibe. Yeah. You think vibes जो हैं वो पॉजिटिव हैं, even if irrespective of everything, वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को सॉर्ट आउट खुद ही कर लेंगे? Of course, I mean आज का ड्रॉबैक लोग ये बताते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बट जो वो मिस आउट करते हैं वो ये करते हैं क्या, जो भी आपने KLI से बाहर की भी बात की थी, तो KLI से बाहर से बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड जो हैं वो फॉरेन रेमिटेंस जो मिडिल ईस्ट से आ रही है उस पर चल रही, और ज़्यादा लोग जो अभी गए भी हैं वो भी ज़्यादा गल्फ स्टेट्स में गए हैं, वो देंगे, दैट विल जस्ट फ्यूल द मिडिल क्लास ऑफ पाकिस्तान. तो जब एक मिडिल क्लास फ्यूल हो जाएगी, यूथ इतना ज़्यादा हो जाएगा, मिडिल क्लास ऑब्वियसली जब वेल फंडेड होगी तो हाई चांसेस कि वेल एजुकेटेड भी होगी, बेटर ब्रेन्स होंगे. सो आई मीन पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन भी ऑटोमेटिकली फिर कम होना शुरू हो जाएगा. आई थिंक 2050 इज़ 25 years ago. So if you see about the vision, I think it's going to be, it sounds very promising and the vibe is very good. Makes sense. Sir, Muneeb bhai, thank you so much for taking the time out. Thank you so much, Muzammil. I hope आपने आपके audience, everybody enjoyed. It was fun to be here. I'm glad. And for all of you guys, let me know in the comment section below, आप लोगों ने Fitted से कुछ ख़रीदा है, नहीं ख़रीदा, क्या आपको इनके बारे में पता था, नहीं पता था, जिनको पता था उन्होंने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा.
What has your experience been? Do you like what they sell? Are there any areas of improvement that you can recommend? Overall fashion industry के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है it's a growing industry? क्या आप लोग personally, do you go for branded? Do you go for non-branded? How have your consumer behavior patterns changed over the last decade? And आप उससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो बाकी लोग हैं उनके किस तरह से बदलेंगे? Let me know in the comment section below. I would love to hear that. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.